नैना जो रोज टाइम पर आती है, आज 1 घंटा लेट हो गई। जो मुझे प्यार से डॉक्टर दीदी बुलाती है, वह आज बहुत ही परेशान लग रही थी। आते ही वह 3-4 ग्लास पानी पी गई। मैंने पूछा, नैना क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? वह बोली, हाँ ठीक हूँ। आज मेरी सास का फोन आया था, 14 साल में पहली बार। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ जो उसको अब तेरी याद आ गई? उसने कहा, मेरी याद तो बहाना था, उसको अपने पोते को देखना है। वह कह रही थी कि एक बार मुझे अपने पोते से मिलने दे, मैं उसको देखना चाहती हूँ, उसको वह सब देना चाहती हूँ जिस पर उसका हक है। तू भी अब घर वापस आ जा बहू, तुझे और अपने पोते को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। जो भी हुआ उसके लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। आज भी तू ही मेरी पहली बहू है। तेरे जैसी सुंदर सुशील गुणवान बहू को खोकर मैं बहुत पछता रही हूँ। मेरे बेटे की मति मारी गई थी जो दूसरी बहू घर ले आया। आज सब कुछ मेरे पास है, घर दौलत जमीन जायदाद, पर ऐसा लगता है कि घर में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। वह तेरे साथ ही चली गई। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती, कभी भी मेरा बुलावा आ सकता है। जाने से पहले तेरे साथ न्याय करना चाहती हूँ और मेरे पोते के साथ। नैना थोड़ा रुक कर उससे कहा, इतने सालों के संघर्ष के बाद अब थोड़ा संभली हूँ। अमन अब 6 साल का हो गया। इतने साल मैं कैसे रही, जिंदा थी कि मर गई? अमन को मैंने कैसे पाला? कभी भी कोई मुझसे पूछने नहीं आया, कभी हालचाल भी नहीं लिया। अब अचानक हक की बातें आपके मुंह से सुनकर अच्छा नहीं लग रहा सासू माँ। जब आपका बेटा मुझे अकेले छोड़ आया, तब आपने क्यों मेरी सुध नहीं ली? तब आपका पोता 2 महीने का था। नैना और अमन इतनी बड़ी दुनिया में कैसे अकेले रह रहे हैं, ये कोई देखने तक नहीं आया। अब जब आपके मरने का समय आ रहा है, तो आपको सुकून और शांति याद आ रही है। नहीं चाहिए आपका पैसा, घर, जमीन, जायदाद। मैं इतने साल से अकेले रह रही हूँ और आगे भी रह लूंगी। ऐसा कहकर मैंने फोन काट दिया। ये बताते बताते उसकी आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। मैंने उसे संभाला, बिठाया, नाश्ता खाने को दिया, साथ में चाय पिलाई। अब तक वह शांत हो चुकी थी। फिर अपने को संभालते हुए उसने पूछा, दीदी आज क्या बनेगा खाने में? मैंने सब्जी निकाल दी और अपने कमरे में आ गई। नैना को अभी 5 महीने ही हुए हैं मेरे यहाँ लगे। वह मेरी कुक है। नैना बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है। मेरी सहेली ने मुझे उससे मिलवाया था। वह अपना काम बहुत ईमानदारी और सफाई से करती है। उसका एक बेटा है अमन, जो अभी 6 साल का है। कभी कभी वह भी आता है उसके साथ। आते ही मुझे नमस्ते दीदी कहकर चुपचाप एक कोने में खड़ा हो जाता है। मैं भी उसे प्यार से अंदर बुलाती हूँ और टीवी ऑन करके कार्टून लगा देती हूँ। अमन को सिंचैन बहुत पसंद है। 1 घंटा बिना हिले डुले वह बैठकर सिंचैन देखता रहता है। बहुत ही सलीकेदार बच्चा है, बहुत ही शांत। कुछ पूछो तो जवाब देता है, फिर कार्टून देखने में खो जाता है। आज मैं आपको नैना की कहानी बताने जा रही हूँ। नैना एक मिडिल क्लास घर की बेटी है। उसकी 2 छोटी बहनें और एक भाई हैं। उसकी माँ ने बहुत प्यार से, अच्छे संस्कार से इन चारों को पाला था। उनके पिताजी मिस्त्री का काम करते थे। उनका शहर में अपना खुद का मकान था। घर में 4-5 गाय भी थीं, जिनकी सेवा माँ और बहनें किया करती थीं। दूध बेचकर और पिताजी की आय से घर चलता था। नैना जब 16 साल की हुई, तब वह बहुत ही शर्मीली लड़की थी। उसका रंग गोरा था, जैसे दूध में हल्का सा केसर मिला दिया गया हो। वह लंबे घने बालों वाली सुंदर युवती थी। हर कोई मोहल्ले में उसे ताड़ता रहता था, क्योंकि उसकी खूबसूरती से निगाहें ही नहीं हटती थीं। वह शर्माते हुए नीची निगाहें करके रोज दूध पहुंचाने घर घर अपने छोटे भाई के साथ जाती थी। बड़ी होने के कारण पढ़ाई तो उसकी छूटी गई थी। अब वह माँ का घर में हाथ बटाती थी। वह घर को बहुत ही साफ और सुंदर सजाकर रखती थी। अपने छोटे भाइयों और बहनों को पढ़ाने के लिए अब वह भी मदद करना चाहती थी। एक दिन पड़ोस वाली बिमला आंटी ने नैना की माँ को कहा, मैं जहाँ पर काम पर जाती हूँ, वहाँ की कुक की तबीयत खराब हो गई है और अपनी नैना तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। क्यों ना नैना को उसके आते तक वहाँ काम पर लगा दूं। उसकी माँ सोच में पड़ गई। पैसे की कमी तो पड़ रही थी। उसने जवाब दिया, इसके पिताजी को पूछकर बताती हूँ। ऐसा कहकर उसकी माँ बात को टाल गई। पर नैना सब कुछ सुन रही थी। उसका मन था कि वह भी अपने माँ बाप की कुछ मदद कर सके, अपने भाई बहनों के लिए कुछ करे। उस दिन शाम को जब नैना के पिताजी घर वापस आए, तो नैना की माँ ने चाय पिलाते हुए
उनसे नैना को काम पर भेजने के विषय में बात की, पर पिताजी ने साफ मना कर दिया। नैना की माँ ने कहा, सिर्फ 15 दिन की बात है। नैना बोली, हाँ पिताजी, करके देख लेती हूँ, नहीं जमेगा तो छोड़ दूंगी। माँ ने फिर समझाया और कुछ ना नुकुर के बाद पिताजी भी मान गए। उन्होंने नैना को बुलाकर कहा, बेटा आजकल का समय अच्छा नहीं चल रहा है, तू काम करना चाहती है तो जरूर कर, पर हमेशा याद रखना कि तू हमारे घर की शान है, तू हमारी इज्जत है, उसे हमेशा संभाल कर रखना। अपना काम काम समझकर नहीं, सेवा समझकर करना। जैसे इस घर को साफ सफाई से रखती है, वहाँ भी ऐसे ही रखना। और प्यार से खाना बनाना, ईमानदारी से काम करना, काम पूरा होते ही सीधे घर वापस आ जाना। पिताजी ने बेटी को समझाइश दी। इस प्रकार से 16 साल की उम्र में पहली बार बिमला आंटी के साथ नैना घर से बाहर अपने पहले काम के लिए गई। उनके मोहल्ले से थोड़ी दूर पर ही एक नई पॉश कॉलोनी बनी थी। 15 मिनट चलने के बाद दोनों एक आलीशान घर में पहुंच गईं। उस घर की भव्यता को देखकर वह दंग रह गई। वहां जाते ही बिमला आंटी ने मिश्रा मैडम से उसका परिचय कराया। मिश्रा मैडम एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थीं और उनके पति कोयले के व्यापारी थे। निशा मैडम के 2 बच्चे थे जो 15 और 12 साल के थे। उनका नाम था चंचल और मुग्धा। दोनों बच्चों को स्कूल जाना होता था। उनकी शिफ्ट दिन की थी। दूसरी तरफ मैडम की सुबह की शिफ्ट थी। उन्हें शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित सरकारी स्कूल जाना पड़ता, इसलिए वे कुक के बिना काम नहीं चला सकती थीं। पुरानी कुक की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसने छुट्टी ले ली थी। ऐसी स्थिति में मिश्रा मैडम का स्कूल जाना बंद हो गया था, क्योंकि बच्चों को खाना बनाकर देते देते उनका टाइम हो जाता था। इसी से परेशान होकर उन्होंने बिमला आंटी से कुक की मांग की थी। नैना के आते ही उनकी समस्या का समाधान हो गया और उसी दिन से नैना का काम चालू हो गया। नैना दिल लगाकर काम करती थी, इसलिए 2 दिन में ही नैना के हाथों से बना खाना घर में सबको पसंद आने लगा। धीरे धीरे 15 दिन पूरे हो गए और वह पुरानी कुक वापस आ गई। बीमारी की वजह से अब वह बहुत कमजोर हो गई थी, इसलिए उसको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा था। मैडम ने उसका हिसाब पूरा कर दिया और नैना को वहां परमानेंट कर दिया गया है। नैना अब बहुत ही ज्यादा खुश थी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाती थी और नहा धोकर तैयार हो जाती और अपने काम पर चली जाती। समय गुजरता गया। नैना की पहली तनख्वाह मिल चुकी थी। उसकी उम्मीद से भी ज्यादा उसे मिला था। अब माँ बाप और भाई बहन सभी खुश थे। धीरे धीरे नैना का काम बढ़ने लगा। अब उसे 3-4 घर मिल गए थे। उसने अपनी कमाई से एक साइकिल भी खरीद ली थी, ताकि समय पर वह सभी घरों पर पहुंच पाए। बड़े बड़े घरों में उसे काम मिला था, तो उसका पहनावा भी पहले से बदल गया था। अब वह अच्छी तरह से तैयार होकर सलीके से बाल बनाकर जाने लगी थी। उसके मोहल्ले से लेकर रास्ते में हर लड़का उसको आहें भर भर कर देखता और अलग अलग किस्म के इशारे करता, जिसे वह नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाती थी। समय आगे बढ़ता रहा। अब नैना भी पहले जैसी दुबली पतली नहीं रही। 17वां साल लगते लगते उसका शरीर भी भरने लगा था। खूबसूरती और बढ़ने लगी थी। उस समय एक नई एक्ट्रेस दिव्या भारती फिल्मों में आई थी। वह भी हूबहू दिव्या भारती जैसी दिखती थी। सब उसको दिव्या भारती कहकर पुकारने लगे थे। वह भी मन ही मन इसे सुनकर खुश होती और शर्माते हुए अपने काम पर चली जाती। अब तक वह अपने माँ पिताजी के लिए नए कपड़े, साथ ही भाई बहनों के लिए भी नए कपड़े और साइकिल लेकर दे चुकी थी। उसकी इस प्रगति को देखकर मोहल्ले के ही कई लोगों को उससे ईर्ष्या होने लगी थी। उसमें सबसे ज्यादा ईर्ष्या जिसको हुई थी, वह थी बिमला आंटी। वह भी कई सालों से कुक का काम कर रही थी, लेकिन उसे 2 घर से ज्यादा कभी भी नहीं मिला था। इधर नैना को काम शुरू किए हुए साल भर ही हुआ था और उसके पास 5 घरों में खाना बनाने का काम था और अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। ये बात उसे खटकती थी। इधर नैना इन बातों से अनभिज्ञ अपना काम ईमानदारी और लगन से करती रही, जिसकी वजह से उन घरों की महिलाएं उसके लिए विशेष अवसरों पर अलग से गिफ्ट भी दिया करती थीं। इस वजह से बिमला आंटी के दिल में और भी दर्द उठ जाता था। एक दिन बिमला आंटी के घर उनका दूर का रिश्तेदार एक युवा लड़का गाँव आया। उसका नाम चेतन था। चेतन 20 साल का युवक था, जो काम की तलाश में गांव से शहर आया था। पड़ोस में रहने के कारण वह रोज नैना को सुबह उठने से लेकर काम पर जाते तक और फिर आते समय ताड़ने लग गया। नैना को अब इस सब को झेलने की आदत हो चुकी थी। वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। चेतन सांवले रंग का था। उसके नाक नक्श भी ठीक ठाक थे।
चेतन को भी अब वही एक काम मिल चुका था। वह भी अपनी साइकिल से काम पर जाने लगा। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान हुई। चेतन को तो नैना पसंद थी, बहुत ज्यादा पसंद थी। वह आए दिन उसके आगे पीछे घूमने लगा, जैसा कि इस उम्र में होता है। कुछ समय के बाद नैना को भी चेतन भाने लगा। धीरे धीरे दोनों में बातचीत की शुरुआत होने लगी, पर वे दोनों इस बात का ध्यान रखते कि वह मोहल्ले में अनजान बने रहें। रास्ते में कभी कभी वे आपस में मिलने भी लगे। चेतन नैना को देखकर मुस्कुराता तो नैना भी वापस मुस्कुरा देती। उस उम्र में अटेंशन मिलना, अट्रैक्शन होना बहुत ही सहज था। नैना हर किसी को आकर्षक लगती थी। नैना को अब चेतन आकर्षक लगने लगा था। इतना सब होने के बावजूद नैना को अपने पिताजी की बातें हमेशा याद रहती थीं, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उधर चेतन दीवानों की तरह उससे प्यार करने लगा था। कभी वह उसे फूल देता तो कभी चॉकलेट। नैना भी दिल ही दिल उसे चाहने लगी थी, मगर बोलने से डरती थी। एक दिन चेतन नैना से बोला, कल संडे है, मैं तुम्हें पार्क में मिलना चाहता हूँ। नैना ने मना कर दिया। उसे डर लग रहा था कि कोई देख ना ले। उस डर का एक मुख्य कारण और था, और वह था उसकी जाति। चेतन नैना से जाति का छोटा था। ये वह कारण था जिसकी वजह से उसको लगता था कि उसके घर वाले कभी भी चेतन से उसे शादी नहीं करने देंगे। धीरे धीरे प्यार के जज्बात उसके इन विचारों पर हावी होने लगे। वह धीरे धीरे चेतन से अकेले भी मिलने लगी। चेतन लगातार उसे पार्क में मिलने का आग्रह करता रहा। काफी दिन टालने के बाद एक दिन नैना ने हिम्मत करके चेतन से दूर एक पार्क में मुलाकात के लिए हामी भर दी। चेतन और नैना साइकिल को पार्किंग एरिया में छोड़कर अंदर गए। वहां एक से बढ़कर एक फूल खिले थे। हरी हरी घास थी और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। चेतन नैना का हाथ थामना चाहता था, पर नैना डर रही थी। वह घबरा रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को बिखरा रही थी। कभी वह बालों को अपनी चुन्नी को ठीक कर रही थी। वे दोनों चलते हुए एक गुलाब के बगीचे के पास पहुंच चुके थे। वहां पर एक बेंच रखी हुई थी। उस समय दोपहर के 12 बज रहे थे, इसलिए पार्क में बहुत कम लोग थे। जो अंदर थे वह सारे के सारे जोड़े थे और सभी अपने अपने क्रियाकलापों में लगे हुए थे। दोनों बेंच पर जाकर बैठ गए। चेतन अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा था, जो इतनी सुंदर लड़की उसके साथ पार्क में बैठी थी, और वह भी उसके इतने मशक्कत करने के बाद। वह मन ही मन सोच रहा था कि सब्र का फल मीठा होता है। काफी देर तक संकोच करने के बाद चेतन उसका हाथ पकड़ लेता है। नैना शर्मा जाती है। नैना के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। पहली बार उसने किसी अनजान को छुआ था। हिचक भी हुई और अच्छा भी लगा। चेतन ने उससे अपने दिल की बात कही, आई लव यू नैना। वह नैना से भी वही सब सुनना चाहता था, पर नैना तो शर्माते हुए बैठी थी। नैना चेतन के बारे में और भी जानना चाहती थी, पर जब भी वह उससे उसके घर वालों के बारे में पूछती तो वह टॉपिक चेंज कर देता। वह नैना को कहता, मुझ पर विश्वास है ना तुमको, मैं तुम्हें सर आंखों पर रखूंगा, कभी भी तुमको कोई दुख तकलीफ छूने नहीं दूंगा, हमेशा इसी तरह प्यार करूंगा, घर वालों को भी मैं मना लूंगा। उसकी इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर नैना खुश हो जाती। उस पर यकीन हो जाता उसको। धीरे धीरे वह दोनों और ज्यादा मिलने लगे। अब हर संडे को वह उस पार्क में मिलते। 1 घंटा कहाँ चला जाता, कब खत्म हो जाता, पता ही नहीं चलता। दोनों प्यार भरी बातें करते करते एक दूसरे की आंखों में खो जाते थे। दोनों के हाथों में हाथ होता और दोनों मिलकर एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करते। नैना उसकी बातों में खो जाती। उसको विश्वास हो गया था कि यही वह लड़का है जो मेरा जीवन साथी बनेगा। भले ही वह बहुत ज्यादा सुंदर नहीं था, भले ही उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, पर उसको चेतन पर बहुत ज्यादा भरोसा था कि वह उसको जीवन भर खुश रखेगा। पर क्या नैना वाकई इतनी अच्छी जिंदगी जीने वाली थी? नैना खूब मेहनत कर रही थी, पैसा भी धीरे धीरे जोड़ रही थी कि अगर घर वालों की सहमति ना बने तो भी कम से कम उसके पास जरूरत का सामान लेने लायक पैसा बचा रहे। मिश्रा मैडम से कहकर उसने अपना बैंक में अकाउंट खुलवा लिया। अब हर महीने नियमित रूप से वह अपने खाते में पैसा जमा करती। उधर चेतन बस मौज मस्ती, अच्छे कपड़े, गिफ्ट आदि में सारे पैसे खर्च कर देता। नैना चेतन को समझाती है कि कुछ पैसे बैंक के अकाउंट में डाले, पर वह हमेशा की तरह उसकी ये बात भी टाल जाता। प्यार अंधा बहरा गूंगा बना देता है, ऐसा सुना था, अब यथार्थ में नजर आ रहा था। नैना अपने आप को समझती कि इतना प्यार करने वाला साथी मिल गया तो और क्या चाहिए। दोनों एक किराए का मकान ले लेंगे
और वहीं पर दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी शुरू करेंगे। मैं काम करके पैसे बचा लिया करूंगी और चेतन घर खर्च और बाकी किराया सब पटा लिया करेगा। उसको लगा था वह अपनी पसंद की जिंदगी जिएगी और अपने सपने पूरे करेगी। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। आज नैना का जन्मदिन है। नैना 18 साल की हो गई। सुबह उठकर नैना जल्दी नहा धोकर पूजा करके सबको खीर पूरी बनाकर खिलाती है। सब बड़ों का आशीर्वाद लेती है। नैना की माँ बहुत ही खुश होती हैं और खूब सारा प्यार और आशीर्वाद नैना को देती हैं। आज वह पीले रंग की साड़ी जो माँ पिताजी ने उसे गिफ्ट की उसे पहनकर काम पर जाती है। नैना खुले बालों में एक लाल गुलाब लगाती है जो उसकी छोटी बहन ने प्यार से दिया था। छोटा भाई झुमका गिफ्ट करता है। झुमका पहनकर नैना अप्सरा जैसी लगती है। माँ उसकी नज़र उतारती है और एक काला धागा उसके पैर में बांध देती है ताकि उसे नजर न लगे। और तभी उसकी सबसे छोटी बहन दौड़ कर आती है। उसके हाथ में एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है जो वह अपनी दीदी को गिफ्ट करती है। नैना बहुत खुश होती है। भगवान को थैंक्स करती है कि आज का दिन सबने उसे जैसा प्यार दिया वैसा प्यार हमेशा मिलता रहे। फिर वह अपनी साइकिल में काम पर निकल जाती है। आज तो पूरा मोहल्ला उसे निहार रहा था। साड़ी में नैना को सबने पहली बार देखा था। नैना शर्माते हुए मिश्रा मैडम के घर पहुंची। वहां उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नैना का खिला हुआ सुंदर रूप देखकर मिश्रा मैडम भी दंग रह गईं। उन्होंने कहा, नैना तू साड़ी में कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे एक अच्छा जीवन साथी जल्द से जल्द मिल जाए जो इस चांद से चेहरे को खूब सारा प्यार और एक अच्छा सुखमय जीवन दे। उन्होंने नैना को एक लिफाफा दिया और कहा, कुछ अपनी पसंद की चूड़ियां ले लेना। नैना ने शर्माते हुए उसे स्वीकार किया। फिर जल्दी जल्दी काम खत्म किया। आज उसे चेतन से भी जो मिलना था वह अब 4 घर का काम और करके 3 बजे के करीब गार्डन की ओर तेजी से निकलती है। पर चेतन आज समय पर नहीं पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा मगर चेतन अभी नहीं पहुंचा था। वहां नैना साइकिल स्टैंड में रखकर धीरे धीरे गार्डन में जाने लगी। वह चेतन के साथ जहां बैठती थी वहीं बेंच पर आकर बैठ गई। गार्डन के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। दोपहर के लगभग 1:30 बजे से 3-4 बजे तक का सारा समय वैसा ही रहता है और कम लोग ही दिखाई देते हैं। लेकिन आज तो कोई भी नहीं दिख रहा था। ये देखकर नैना को थोड़ी सी घबराहट हुई। उसे लगा शायद वह जल्दी आ गई। फिर ठंडी हवा का आनंद लेते हुए नैना आंख बंद करके चेतन के ख्यालों में डूब गई। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह अपनी आंख खोलकर देखती है तो हष्ट-पुष्ट जवान लड़के सामने खड़े उसे घूर रहे थे। नैना फट से उठकर खड़ी हो गई। नैना को बहुत डर लग रहा था। नैना मन में सोच रही थी कि चेतन तुम कहाँ हो, जल्दी आओ प्लीज। तभी एक लड़के ने कहा, क्यों मैडम, किसका इंतजार हो रहा है? नैना हिम्मत करके बोली, आपसे मतलब। दूसरा लड़का उसके ऊपर अपनी प्यासी निगाहें डालता हुआ बोला, मतलब है तभी तो आए हैं, तुम्हारी सुंदरता का पूरा ध्यान रखने। फिर दोनों लड़के एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। नैना डर से कांपने लगी। उसे कांपता देख उनके हौसले और बुलंद होने लगे। पहले लड़के ने नैना का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, नैना जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यह देख दूसरे लड़के ने उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया। पहले वाले ने दोनों को गमछे से पीछे की ओर बांध दिया। नैना कांप रही थी। उसने सपने में भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। डर के कारण नैना का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर भी वह पूरी हिम्मत करके वहां से भागी। वह लड़के भी उसके पीछे भागे। तभी अचानक दौड़ती हुई नैना किसी से टकरा गई। वह गार्डन के गार्ड भैया थे। उन्होंने उसे अपने पीछे किया और सामने आकर दोनों लड़कों को एक एक घूंसा जोर से मारा। लड़के भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, वे भी उस पर टूट पड़े। उन्होंने गार्ड भैया की जमकर धुनाई कर दी। नैना समझ गई कि अब भागने के सिवाय कोई चारा नहीं है, तो नैना ने फिर पूरी हिम्मत से दौड़ लगाई और गेट के पास आ गई। तभी उसकी नज़र वहां से गुजरते हुए उसके मामा जी पर पड़ी। वह जोर से चिल्लाई, मामा जी, मामा जी। मामा जी ने नैना को देखकर गाड़ी रोक दी। नैना को इस हालत में देखकर वह परेशान हो गए। उन्होंने तेजी से गेट के पास आकर नैना का हाथ खोल दिया। शोर शराबा सुनकर तब सब गार्डन में भीड़ इकट्ठा हो गई थी और सबने उन दोनों बदमाशों की खूब पिटाई की और मामा जी ने पुलिस स्टेशन पर फोन लगा दिया। पुलिस वाले आए और उन बदमाशों को पकड़कर वहां से ले गए। मामा जी बहुत कुछ समझ गए थे,
पर नैना के मुंह से सुनना चाहते थे। नैना मामा जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और सब कुछ सच सच मामा जी को बता दिया। मामा जी ने देखा कि नैना को चोट तो नहीं लगी। सब ठीक लगने पर उन्होंने गार्ड भैया को देखा, पर उनको तो बहुत चोट आई थी। मामा जी ने नैना को घर जाने को कहा और फिर गार्ड भैया को हॉस्पिटल ले गए, फर्स्ट एड कराया और उनका बहुत धन्यवाद किया। मामा जी बोले, आज आपने हमारी बिटिया को बचा लिया, हमारी इज्जत बचा ली। गार्ड भैया ने कहा, बिटिया भले घर की लड़की लगती है, यहाँ अक्सर आती रहती है, पर उसके साथ वह लड़का मुझे ठीक नहीं लगता। पर मैं तो गार्ड ठहरा, किसी को क्या समझाऊं। पर आप अच्छा लड़का देखकर बिटिया की शादी जितना जल्दी हो सके तय कर दो। आजकल ज़्यादा खूबसूरत होना भी एक अभिशाप है। हम कहाँ कहाँ अपने बच्चे को बचाते रहेंगे। अगर सही समय पर उसकी शादी हो गई तो उसको इन सब स्थितियों से बचाया जा सकता है। मामा जी गार्ड भैया को गाड़ी से उनके घर तक छोड़ आए। अब वह सीधा नैना से मिलने घर पहुंचे। नैना आज काम से घर वापस आने के बाद बहुत ज़्यादा बेचैन लग रही थी। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? आज सुबह तो खुशी से चहक रही थी, अब डरी सहमी सी क्यों लग रही है? बेटा क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? कोई लड़का परेशान तो नहीं कर रहा ना? क्या हुआ, बोलना। घर पर उस समय माँ के सिवाय कोई नहीं था, इसलिए नैना माँ से लिपट कर रोने लगी। अब माँ को भी डर लगने लगा। जवान लड़की, कहीं कोई अनहोनी नहीं। माँ के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। कुछ ऊंच नीच हो गई तो माँ के दिमाग में सब कुछ आकर निकल गया। सारी संभावनाएं सारे के सारे उसके दिमाग में खलबली मचाकर बैठ गए। लेकिन पहले बेटी को संभालना भी जरूरी था। माँ ने अपने आप को पहले संभाला, फिर एक गिलास ठंडा पानी लाकर नैना को दिया और अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश करती हुई बोली, बेटा पहले तू पानी पी ले, फिर शांत होकर बता क्या हुआ तेरे साथ। नैना ने पानी लेकर पिया। वह भी पसोपेश में थी। गलती तो वह कर चुकी थी। अकेले एक लड़के से मिलने जाना परिवार के नियम कायदों के खिलाफ था। कुछ तो हो चुका था, वह उसके कपड़ों में दिखाई दे रहा था, इसलिए छुपा भी नहीं सकती थी। किसी प्रकार से वह हिम्मत करके बोली, आज मेरे साथ गलत होते होते भगवान ने बचा लिया। अगर मामा जी समय पर ना आए होते तो मेरा क्या हुआ होता? माँ बोली, कहाँ की बात कर रही है तू? मामा जी कहाँ पर आए, पूरी बात बता। नैना बोली, माँ बिमला आंटी के घर जो उनका रिश्तेदार आया है उससे प्यार करने लगी हूँ। माँ उसका नाम चेतन है, वो पास की एक फैक्ट्री में काम करता है। माँ ने ये बात सुनते ही नैना को एक चांटा मारा, चिल्लाई, इसलिए पापा तेरे काम पर भेजने के लिए मना करते थे। कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? बता क्या किया उसने तेरे साथ? नैना गाल पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, नहीं माँ, उसने कुछ नहीं किया। मैं काम पूरा करके गार्डन में गई थी उससे मिलने, पर वह नहीं आया। मैं उसका इंतजार कर रही थी। अचानक दो लड़के वहां आ गए। वह मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैं जैसे ही चिल्लाई तो उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया और हाथों को पीछे से बांध दिया। मैं वहां से भागकर आगे पहुंची तो गार्ड भैया ने मुझे बचाने की कोशिश की, पर उन बदमाशों से वह ज़्यादा देर लड़ नहीं पाए। उन्होंने उन्हें पीट कर नीचे गिरा दिया। ये देख फिर मैं गेट की तरफ भागी। मैंने देखा वहां से मामा जी जा रहे थे। नैना आगे बोली, उनको देखकर मेरी जान में जान आई और फिर मामा जी ने मेरे हाथ खोल के मुझे छुड़ाया और पुलिस वालों को बुला लिया। पुलिस वाले वहां आकर उन दोनों को पकड़कर ले गए और मैं वापस घर आ गई। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने पिताजी से वायदा किया था कि ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपकी इज्जत को कोई ठेस पहुँचे, पर पता नहीं कब ना करते करते मैं चेतन को हाँ कर गई और फिर उससे कभी कभी गार्डन में मिलने जाने लगी। माँ वह बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। आज जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पता नहीं क्यों वह आज नहीं आ पाया। ये सब सुनकर माँ का गुस्सा और बढ़ गया। माँ बोली, जबानी में प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत कठिन होता है। तू अभी छोटी है, नादान है। प्यार के नाम पर लड़के तुझ जैसी भोली लड़कियों को फंसाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकल जाने के बाद लड़कियों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते हैं। और फिर वह तो हमारी जात का भी नहीं है। अपने से छोटी जात के लड़के के बारे में तूने सोचा भी कैसे? तेरे बाद दो और लड़कियां हैं, उनका क्या होगा?
उन दोनों से कौन शादी करेगा? नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। तभी मामा जी घर पर पहुँचते हैं। मामा जी सीधे अपनी बहन के पास जाकर उन्हें संभालते हैं और उन्हें शांत रहने को कहते हैं। मामा जी, अब कल से नैना को काम पर मत भेजना और हो सके तो जल्दी ही इसकी शादी करवा दो, वरना बड़ी बदनामी हो जाएगी हमारी। माँ और मामा जी मिलकर तय करते हैं कि ये बात तुम दोनों के बीच में ही रहेगी। वह नैना के पिताजी से कुछ नहीं कहेंगे, पर अचानक काम पर जाने से रोकने से पिताजी को शक हो जाएगा। इसलिए ये तय हुआ कि मामा जी रोज आते और जाते वक्त साथ में रहेंगे और जल्द ही अच्छा लड़का देखकर रिश्ता तय कर देंगे। नैना भी थक कर सो गई। माँ, पिताजी, भाई बहन और मामा जी ने साथ मिलकर खाना खाया और फिर इधर उधर की बातें शुरू हुई। नैना वाला मामला पिताजी को नहीं पता चला। अगले दिन नैना जल्दी उठकर नहा धोकर चुपके से चेतन से मिलने बिमला आंटी के घर चली गईं। बिमला आंटी बाथरूम में थीं। मौका पाकर नैना चेतन को जगाने लगी। सुबह सुबह नैना को अपने पास पाकर चेतन खुश होने लगा। तभी नैना उसे फटाफट कल घटित हुई सारी बातें बताती है और चेतन के न आने का कारण पूछती है। चेतन अपनी बात बताना शुरू करने ही वाला था कि बिमला आंटी पुकारती हैं, चेतन चेतन, घर में कोई आया है क्या? चेतन, नहीं, कोई तो नहीं आया। चेतन और नैना घबरा जाते हैं और नैना वापस अपने घर चली जाती है। यहाँ चेतन बहुत परेशान हो जाता है। वह समझ गया कि अब नैना से मिलना जुलना नामुमकिन है। वह कुछ न कुछ हल निकालने की सोचता है। फिर उठकर फटाफट तैयार हो जाता है। उस दिन भी रोज की तरह नैना भी तैयार हो जाती है, पर माँ उसे सख्त हिदायत देती हैं कि अगर उसने चेतन से मिलने की कोशिश भी की तो नतीजा बहुत बुरा होगा। पिताजी तक बात पहुँच गई तो काम तो छूटेगा ही, फिर मार पिटाई भी होगी। नैना माँ से वादा करती है कि अब वह चेतन से कभी नहीं मिलेगी और काम से सीधा घर वापस आएगी। इधर मामा जी अपनी साइकिल लेकर आते हैं और नैना को आवाज लगाते हैं, बेटा मैं आ गया हूँ। नैना भी अपनी साइकिल लेकर मामा जी के साथ चल पड़ती है। वह सारा दिन अपने काम निपटाकर अब आगे क्या होगा उसके बारे में विचार करती है। चेतन रास्ते में उसे दूर दूर से देखता रहता है, पर मामा जी के साथ होने के कारण पास जाने के लिए डरता है। चेतन बहुत कोशिश करता है कि नैना से अकेले मिल सके, पर हर बार नाकाम हो जाता है। अब तो रात को बैठकर एक चिट्ठी लिखता है कि कैसे इस स्थिति से बाहर निकला जाए। मेरी प्यारी नैना, उस दिन मैं तुम्हारे पास आने के लिए निकलने ही वाला था कि फैक्ट्री में कुछ हादसा हो गया, फिर हम सबको मिलकर संभालना पड़ा। पर काश मैं आ पाता तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं सहन करना पड़ता। मैंने तुम्हारे जन्मदिन को मनाने के लिए क्या क्या सोचा था, पर सब धरा का धरा रह गया। खैर, तुम ठीक हो और हम दोनों फिर से तुम्हारा जन्मदिन धूम से मनाएंगे भी, और तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट भी तुम देख लेना। एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैंने तुमसे जितना प्यार किया है उसके बाद अब तुमसे अलग रह नहीं सकता हूँ। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगा। मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। घर वाले वही कर रहे हैं जो उन्हें ठीक लग रहा है, पर हमें वो करना चाहिए जो हमें ठीक लगे। मैं दीवानों की तरह तुम्हें चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे भी इतना ही चाहती हो, तो हम क्यों ना भागकर शादी कर लें। कुछ दिन मेरे गांव में रहेंगे, फिर महीने भर बाद जब सब शांत हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। यहाँ एक मकान किराए से लेकर वापस अपने काम में लग जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर अभी हिम्मत से काम लेना होगा। मेरी प्यारी नैना, अगले सोमवार को मैं तुम्हारा मंदिर में इंतजार करूंगा। क्या तुम मेरी दुल्हन बनकर आओगी? मैं तुम्हारी जिंदगी में प्यार ही प्यार भर दूंगा। थोड़ी हिम्मत करने की बारी तुम्हारी है। 1 हफ्ता समय है तुम्हारे पास। मैं इंतजार करूंगा। मैं सारी तैयारी कर लूंगा। तुम 5 बजे सुबह चुपके से निकल आना। मैं बाहर गली में तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर हम मंदिर में शादी कर लेंगे और मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा चेतन। चेतन चिट्ठी लिख तो लेता है, पर उसे नैना तक कैसे पहुंचाए उसके बारे में सोचता है। तभी गली से नैना की छोटी बहन खेलते हुए गुजरती है। चेतन सोचता है कि यही वह है जो माध्यम बनेगी नैना और मेरे बीच। बस फिर क्या था, चेतन पास की दुकान से एक बड़ी डेयरी मिल्क और 5 चिप्स पैकेट लेकर आता है। वह उन बच्चों के सामने बैठकर चिप्स खाने लगता है। बच्चे अचानक भैया को चिप्स खाते देखकर उसके पास पहुंच जाते हैं। नैना की छोटी बहन और उसके साथ 2 लड़की और एक लड़का था। चारों उसे लालच भरी निगाहों से देखते हैं तो चेतन पहले लड़के को बुलाता है और बोलता है,
छोटू, चिप्स पैकेट चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा। बच्चा खुशी से राजी हो जाता है। वह उसे उसके घर से एक गिलास पानी मंगाता है। बस फिर क्या था, बच्चा दौड़कर घर जाता है और एक गिलास पानी लेकर आता है और भैया को देता है। पानी पीकर चेतन गिलास के साथ एक चिप्स पैकेट उसे दे देता है। वह खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। बाकी दोनों बच्चियों को भी ऐसे ही घर तक दौड़ लगाने को बोलता है और फिर वापसी में दोनों को एक एक पैकेट चिप्स दे देता है। वह भी खुशी खुशी चली जाती हैं। अब नैना की छोटी बहन की बारी थी। वह सोचती है उसे क्या करना होगा। चेतन उसे एक लिफाफा देता है और कहता है कि अगर अपनी नैना दीदी को ये लिफाफा देकर आए तो उसे चिप्स के साथ डेयरी मिल्क भी मिलेगा। मगर ये मिशन किसी को बताए बगैर और किसी को दिखना भी नहीं चाहिए, एकदम सीक्रेट में देना है। बच्ची खुश हो जाती है। उसे ये गेम बड़ा मज़ेदार लगता है और अगर हो गया तो उसको सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। फिर वह अकेले ही उसे खाएगी। ऐसा सोचकर वह लिफाफा ले लेती है और अपने फ्रॉक के अंदर छुपा लेती है और दौड़कर घर जाती है। घर पर माँ पिताजी सब थे, पर वह सीधे नैना के पास जाती है और चुपके से वह लिफाफा उसे देकर वापस दौड़कर भैया के पास आती है। चेतन ने उसको आते ही पूछा, किसी ने देखा तो नहीं? छोटी बच्ची मुस्कुराकर कहती है, नहीं, बस चेतन उसे डेयरी मिल्क और चिप्स पैकेट दे देता है। अब चेतन घर चला जाता है। उसे नैना के जवाब का इंतजार रहता है। इधर नैना अपने कमरे में जाकर लिफाफा खोलकर चेतन का खत पढ़ती है और तय करती है कि आगे उसे क्या करना है। नैना के पास एक हफ्ते का समय था। उसने सोचा अब पूरी तैयारी से वो जाएगी ताकि उसे वहां जाकर कोई तकलीफ ना हो। अगले दिन काम पर जाते ही नैना मिश्रा मैडम से बोली, दीदी हमारे गांव में अगले हफ्ते मेरी चचेरी बहन की शादी है। मैं अपने परिवार के साथ एक हफ्ते के लिए वहां जाऊंगी। मिश्रा मैडम एक हफ्ते की छुट्टी के लिए हाँ कर देती हैं। उसके बदले किसी को काम पर लगा देने की रिक्वेस्ट करती है। नैना अपनी सहेली से बात करके सब सेट कर देगी, ऐसा बोलती है। फिर नैना मिश्रा मैडम से बोलती हैं कि वह उसके बैंक के अकाउंट से 10,000 निकाल दे। उसे टाइम नहीं मिलने के कारण वह बैंक नहीं जा पा रही है। मिश्रा मैडम उसके लिए भी तैयार हो जाती हैं। ऐसे धीरे धीरे करके नैना पैसे, कपड़े, जेवर सब पैक करना शुरू कर देती है। रविवार की रात नैना अपनी माँ से कहती है, आज मैं आपके हाथ से खाना खाना चाहती हूँ। नैना की माँ ये सुनकर खुश होती हैं। बहुत दिनों से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। आज माँ को भी प्यार उमड़ आता है। नैना की माँ उसे बड़े प्यार से खाना खिलाती हैं। नैना बहुत खुश हो जाती है। वह अपनी माँ से लिपट कर रोती है। माँ पूछती है, क्या हुआ? नैना बोलती है, बहुत दिनों बाद आज पेट भरा सा लग रहा है। आज खाने में आपका प्यार जो भरा है। माँ मुस्कुरा देती है। बाकी काम निपटाकर नैना भी सोने की तैयारी करती है। फिर वह माँ पिताजी के कमरे में जाती है और उनका आशीर्वाद लेती है। माँ को कुछ अजीब लगता है, पर वह भी उतना ध्यान नहीं देती है। अगली सुबह 3 बजे नैना उठकर नहा धोकर अपनी सबसे सुंदर वाली लाल साड़ी पहनती है, अपना श्रृंगार करती है। फिर सभी जरूरी कागज, फोटो सब अपने पर्स में डाल देती है। पता नहीं कब क्या काम आ जाए। अब पूरी तरह तैयार होकर नैना पूजा करके भगवान का आशीर्वाद लेकर धीरे से अपना सूटकेस और हैंडबैग लेकर घर से बाहर निकलती है। घर के बाहर गली में पहुंचते ही उसे चेतन वहां इंतजार करता हुआ दिखता है। चेतन नैना को देखकर दंग रह जाता है। वह लाल जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अप्सरा उसके सामने खड़ी हो। चेतन नैना को अपनी बाहों में भर लेता है। नैना भी उसे मना नहीं कर पाती है। अब दोनों जल्दी जल्दी मंदिर जाकर शादी कर लेते हैं। चेतन नैना की मांग भर उसे मंगलसूत्र पहना देता है। बस फेरे होते ही दोनों बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। पहली बस पकड़कर दोनों चेतन के गांव के लिए निकल जाते हैं। नैना रास्ते भर अपने ससुराल के सपने देखती है। इधर चेतन उसे अपना बनाकर अपने आप को दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति समझता है। बस 2 घंटे में दोनों चेतन के गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचते ही नैना अपने सर पर पल्ला ले लेती है और अपनी किस्मत पर बहुत खुश होती है कि बिना किसी अड़चन के उसे अपनी मंजिल मिल गई। इधर चेतन उसे अपने घर लेकर जाता है। उसका घर 2 मंजिल का है। चेतन अंदर जाकर माँ को पुकारता है। उसकी माँ बाहर आती है और इतनी सुंदर लड़की को देखकर हैरान हो जाती है। माँ जी को देखते ही नैना उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। माँ आशीर्वाद देती है,
और रुकने को कहती है। माँ जल्दी से घर के अंदर जाकर आरती की थाली ले आती है, फिर बेटे बहू की आरती कर नजर उतारती है और उनका मुंह मीठा कर गृह प्रवेश कराती है। दोनों के घर में प्रवेश करते ही माँ दोनों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने किचन में जाती है। इधर चेतन नैना का सामान उठाकर किनारे रख देता है, फिर नैना का हाथ पकड़कर अपना घर दिखाने ले जाता है। नीचे हॉल से लगा हुआ कमरा, फिर एक पूजा रूम, फिर सीढ़ियों के ऊपर अपने कमरे की ओर ले जाता है। कमरा अच्छा, बड़ा और व्यवस्थित था। नैना ने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े घर में चेतन रहता होगा। उसके हिसाब से सब अच्छा ही था। तभी नीचे से रसोई से माँ पुकारती है, चेतन 1 मिनट आना। तो चेतन और नैना तुरंत नीचे हॉल में आ जाते हैं। चेतन नैना को सोफे में बैठने का इशारा करते हुए अपनी माँ की ओर चला जाता है। उधर सुबह उठते ही माँ नैना को पुकारती है, नैना नैना आज जाना नहीं है क्या? कुछ आवाज न आने पर माँ उसके कमरे में जाकर देखती है तो दंग रह जाती है। वहाँ नैना नहीं थी, न ही उसका सामान था। तभी उसे पलंग पर कुछ रखा हुआ दिखाई देता है और उसके मन में ढेर सारी आशंका भर जाती हैं। वह आगे बढ़कर उसे देखती है। पलंग पर एक चिट्ठी है। माँ चिट्ठी को खोलकर देखती है और धड़ाम से पलंग पर गिर जाती है। 5 मिनट के बाद अपने आप को संभालते हुए माँ उठती है और फिर उनका रोना शुरू हो जाता है। मेरी बेटी, मेरी लाडो, ये तूने क्या किया? नैना ऐसा तूने क्यों किया? माँ का रोना सुन पिताजी वहाँ आ जाते हैं और माँ से पूछते हैं, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों रो रही हो? तभी माँ पिताजी के हाथों में नैना की चिट्ठी थमा देती हैं। पिताजी चिट्ठी खोलते हैं। उसमें लिखा है, प्यारी माँ, मुझे माफ कर देना। माँ, मैं आप दोनों की इजाजत के बिना ही चेतन के संग घर बसाने जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं हर स्थिति में चेतन के साथ ही रहूंगी। हम आज शादी करके बहुत दूर चले जाएंगे। मैं चेतन के अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह पाती, इसलिए अपनी पसंद से ही शादी करने जा रही हूँ। मुझे पता है मेरी इस हरकत से आप सबको बहुत दुख और ठेस पहुंचा होगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी नई जिंदगी के लिए आप सब अपना आशीर्वाद जरूर देना। आपकी अपनी नैना। चिट्ठी पढ़ते ही पिताजी के हाथों से चिट्ठी नीचे गिर जाती है। उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। वह अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, फिर भारी स्वर में बोलते हैं, ऐसा तूने क्यों किया नैना? मैं तेरे लिए अच्छे घर का भला लड़का ढूंढ रहा था जो तुझे अच्छी जिंदगी दे सके, पर तूने किसे पसंद कर लिया। एक बार तूने मुझसे कहा होता तो मैं तुझे समझाता नैना। इतना कहकर वह भी सिसक सिसक कर रोने लगे। हाय मेरी फूल सी बच्ची, पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी। वह चेतन तो मुझे शुरू से ही ठीक नहीं लगता था। नैना की माँ उठकर पानी का गिलास लाकर पिताजी को देती हैं और उन्हें शांत कराने की कोशिश करती हैं। तभी मामा जी घर आते हैं। नैना की माँ दौड़कर मामा जी के पास जाकर सारी बातें बताती हैं, फिर उनसे पूछती हैं, भैया अब हमें क्या करें? क्या हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए? मामा जी बोलते हैं, बहन, नैना 18 साल की हो गई है, चेतन भी 21 साल के ऊपर का ही होगा, इसलिए कंप्लेंट कराने का कोई फायदा नहीं। अब नैना ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है तो उसका जो भी नतीजा होगा हम देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। भगवान से दुआ करते हैं कि उसको हमेशा खुशी मिले, सबका स्नेह मिले। माँ का सुबकना चलता रहता है। थोड़ी देर में पूरे मोहल्ले को खबर हो जाती है कि नैना चेतन के साथ भाग गई। जितने मुंह उतनी बातें। इधर माँ चेतन को कान खींचकर बोलती हैं कि ओरे नालायक, इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ा समय देता तो धूमधाम से तेरी शादी करवाती, पूरे गांव वालों को बुलाती। इतनी सुंदर बहू पूरे गांव में नहीं है। तेरी बहनों को अब क्या कहूँ? चल तू ही फोन करके उनको ये खुशखबरी दे दे। चेतन शर्माते हुए फोन करता है और अपनी दोनों बड़ी बहनों को खुशखबरी सुनाता है और घर पर जल्द से जल्द आने का न्योता भी देता है। आज ही सबको आना है और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देना है, ऐसा माँ जी फोन पर अपनी बेटियों और दामाद से आग्रह करती हैं। सभी ये सुनकर खुश होते हैं और आने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद माँ जी पंडित जी को फोन लगाकर घर पर सत्यनारायण की पूजा करने के लिए बुलाती हैं। थोड़ी देर में चाय नाश्ता लेकर माँ जी हॉल में आती हैं। चेतन और नैना को नाश्ता करवाकर वह नैना को पूरा घर दिखाती हैं। उसके बाद उसको ऊपर कमरे में ले जाती हैं। चेतन नैना का सामान ऊपर कमरे में पहुंचा देता है। माँ जी नैना को कहती हैं, बेटा थोड़ी देर आराम कर ले, शाम को घर में सत्यनारायण की पूजा रखवाई है और सभी रिश्तेदारों और मेहमानों को भी बुलवाया है। ऐसा कहकर माँ जी नीचे चली जाती हैं। माँ खुशी से पागल हुई जा रही थी। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
फिर पूजा रूम में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद करती हैं। हे प्रभु, मेरे नालायक बेटे ने हमेशा गलत काम ही किया है, आज पहली बार उसने कुछ अच्छा किया है। लक्ष्मी जैसी बहू घर लेकर आया है, भगवान इनकी जोड़ी सदा बनी रहे। बहू घर आ गई है, अब मेरे बेटे को थोड़ा अक्ल भी दे दो ताकि वह अपनी गृहस्थी अच्छे से चला सके। थोड़ी समझदारी और धीरज भी देना भगवान, गलत संगत और नशे से दूर ही रखना। प्रार्थना करते करते माँ जी की आंखों से आंसू टपक रहे थे, तभी चेतन वहां पर पहुंचा। बस कर माँ, सारा टाइम भगवान से ही बातें करती रहोगी कि कुछ तैयारी भी करोगी? दीदी और जीजा लोग अभी पहुंचते ही होंगे। मैंने हलवाई को खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया है, वह भी बस आते ही होंगे। क्या क्या बनवाना है और मार्केट से क्या क्या सामान लाना है, जरा लिस्ट बनवा देती हैं आप? तो मैं सामान ले आता। माँ जी तुरंत उठकर लिस्ट बनाने लगी, फिर अलमारी से पैसे निकालकर चेतन को दे दिया। चेतन मार्केट की ओर निकल गया। इधर नैना फ्रेश होकर थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाती है, उसकी आंखें लग जाती हैं। सुबह 3 बजे जो उठी थी। इधर माँ जी आस पड़ोस के सभी घरों में न्योता देने चली गईं। 1 घंटे बाद माँ जी घर वापस आती हैं। घर वापस आकर फोन लगाती हैं। चेतन, सारा सामान मिल गया ना? चेतन, हाँ माँ, सब मिल गया, अब बस आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। इधर हलवाई सारे बर्तन और सारा सामान लेकर पहुँच जाता है। वह घर के आंगन के एक साइड में पंडाल लगाकर रसोई तैयार करवाता है, तभी चेतन पहुँच जाता है। हलवाई सारा सामान चेक करता है और अपने सहयोगियों के साथ काम शुरू कर देता है। इधर 1.5 घंटे तक एक अच्छी नींद करने के बाद नैना उठकर फ्रेश हो जाती है। माँ जी नैना के लिए खाना लेकर ऊपर जाती हैं और अपने हाथों से उसे खाना खिलाती हैं। नैना इतनी सरल और प्रेम से भरी अपनी नई माँ को पाकर बहुत खुश होती है और दिल ही दिल भगवान को धन्यवाद करती है और आगे भी सब कुछ सही रहे उसकी कामना करती है। तभी चेतन भी अपनी थाली लेकर ऊपर पहुंचता है और अपने हाथों से माँ को खाना खिलाता है। माँ जी भी अपने बेटे बहू को खाना खिलाकर बहुत खुश होती हैं। फिर तीनों नीचे आते हैं। नीचे हलचल शुरू हो जाती है, बाहर पंडाल सजाना शुरू हो जाता है। ये सब देखकर नैना बहुत खुश होती है। तभी एक कार आकर घर के सामने रुकती है। उसमें चेतन की सबसे बड़ी बहन उर्मिला और उसके पति लखन और 2 बच्चे निकलते हैं। माँ जी बाहर आकर सबका स्वागत सत्कार करती हैं। सब अंदर आकर नई बहू को देखकर दंग रह जाते हैं। इतनी सुंदर बहू कैसे चेतन को मिल गई, सोचकर हैरान हो जाते हैं। नैना का परिचय माँ जी दीदी जीजा जी से करवाती हैं। नैना उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। बच्चे भी अपनी नई मामी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अभी सब बैठकर बातें करते ही हैं कि दूसरी कार आकर रुकती है। अब सुनीता दीदी और राकेश जीजा जी और उनका इकलौता पुत्र सनम नीचे उतरते हैं। अब सबका स्वागत करके माँ नैना से सबका परिचय कराती है। नैना भी बहुत खुश होती है सबसे मिलकर और सबका आशीर्वाद पाकर, पर कहीं ना कहीं उसको अपने माँ पिताजी की याद भी सताती रहती है कि काश अभी माँ पिताजी, मामा जी और मेरा पूरा परिवार यहाँ होता तो कितना बढ़िया होता। नैना को गुमसुम देखकर चेतन उसके पास आ जाता है और धीरे से उसके कान में कहता है, नैना, आई लव यू। आज के दिन तुम उदास नहीं हो सकती, तुम्हें तुम्हारा दूसरा पूरा परिवार मिला है। आज इन सबके लिए खुश रहो, प्लीज मेरे लिए ही सही मुस्कुराओ। चेतन की बातों को सुनकर नैना मुस्कुरा देती है। तभी उर्मिला दीदी और सुनीता दीदी नैना को ऊपर कमरे में तैयार करवाने ले जाते हैं। चेतन, लखन जीजा जी और राकेश जीजा जी बाहर का काम संभालते हैं। माँ जी अपने कमरे में तैयार होने चली जाती हैं। कमरे में जाकर उनको याद आता है कि नैना को पूजा में उनको गिफ्ट देना है। वह जल्दी से अपनी अलमारी खोलकर अपना खानदानी हार निकालकर चेक करती हैं, सब ठीक है कि नहीं। अपने स्वर्गवासी पति के फोटो के आगे वह हार देखकर नम आंखों से कहती हैं, आप तो जल्दी चल दिए, काश आज आप भी होते। भगवान ने हम सबकी सुन ली, आखिर चेतन को सद्बुद्धि आ ही गई। आज चेतन एक अच्छी और समझदार बहू लाया है। मैं आपका खानदानी हार आपकी बहू को देने जा रही हूँ, आप भी आशीर्वाद दीजिए हमारे बच्चों की नई शुरुआत के लिए। ऐसा कहकर माँ जल्दी से हार लेकर नैना के पास ऊपर पहुँच जाती है। ऊपर नैना अपने साथ लाया हुआ गुलाबी रंग का सिल्क साड़ी पहनती है। नैना के ऊपर गुलाबी रंग एकदम खिल रहा था। उर्मिला दीदी नैना के बाल बनाती हैं और सुनीता दीदी अपने साथ लाए हुए मेकअप के सामान से नैना का मेकअप करती हैं। ये सब देखकर माँ जी बहुत खुश होती हैं। नैना का श्रृंगार देखकर माँ जी तुरंत काला टीका लगाती हैं।
और नैना की नज़र उतारती हैं। फिर अपना खानदानी हार नैना को पहनाकर बहुत खुश होती हैं और नैना को खूब सारा आशीर्वाद देती हैं। आज नैना इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी जैसे कोई परी आसमान से उतर आई हो। उसका चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह दमक रहा था। एक औरत अगर किसी रिश्ते को दिल से पसंद करती है तो वो शिद्दत से कोशिश करती है उसे निभाने की और उनसे जुड़े हर रिश्ते को अपनाने की। नैना का परिवार छूट चुका था पर यहाँ सबका स्नेह पाकर वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब सब तैयार हो चुके थे। चेतन भी उर्मिला दीदी का लाया हुआ सिल्क का कुर्ता पजामा पहनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुनीता दीदी एक सोने की चेन अपने लाडले भाई को पहनाती हैं और अपनी भाभी के लिए सोने के 2 कड़े गिफ्ट करती हैं। उर्मिला दीदी भी कान का बहुत सुंदर सोने के झुमके नैना को गिफ्ट करती हैं। अब दोनों जीजा जी साथ में चेतन को लेकर पूजा स्थल की ओर जाते हैं और सुनीता दीदी और उर्मिला दीदी नैना को लेकर पूजा स्थल पर जाती हैं। माँ जी तीनों बच्चों को तैयार करके ले आती हैं। नीचे पूरी तैयारी हो चुकी थी। आस पड़ोस के लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। तभी सबकी नज़र नैना पर पड़ती है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। पंडित जी नैना और चेतन को पूजा स्थल पर बैठने का इशारा करते हैं और सत्यनारायण की पूजा शुरू हो जाती है। नैना बीच बीच में नजरें उठाकर सबको देखती है। उसे सब घूरते रहते हैं और अजीब सी फुसफुसाहट करते रहते हैं। उनकी बातें नैना को सुनाई नहीं दे रही हैं, लेकिन उनकी आंखों और चेहरों के भाव सामान्य नहीं लग रहे हैं। तो नैना को थोड़ा शक होता है कि क्या बातें हो रही हैं मेरे बारे में। उसके चेहरे पर तनाव नजर आने लगता है। तभी माँ जी आकर नैना के कानों में बोलती हैं, बेटा इस गांव में पहली बार इतनी ज्यादा सुंदर बहू किसी के घर में आई है। तुम्हारा खिला हुआ चेहरा और श्रृंगार लोगों को बातें करने पर मजबूर कर रहा है। नैना ये बात सुनकर मन ही मन खुश होती है और शांत हो जाती है। पूजा में ध्यान लगाती है। लेकिन क्या सच में यही बात थी या कोई गहरा सच था जो पूरा गांव जानता था पर नैना नहीं। इधर पूजा खत्म होते ही माँ जी आकर चेतन के कान में कुछ कहती हैं। पंडित जी का आशीर्वाद लेकर चेतन और नैना माँ जी और परिवार के सभी सदस्यों का भी आशीर्वाद लेते हैं। फिर माँ जी और दोनों दीदी सभी मेहमानों का परिचय नैना से करवाते हैं। नैना को नए नए लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। खाना शुरू हो जाता है। सभी मेहमान खाना खाकर अब जाने लगते हैं। फिर परिवार वाले सब मिलकर भोजन ग्रहण करते हैं। इधर दोनों जीजाजी मिलकर चेतन के कमरे को अच्छे से सजा देते हैं। रात के 11 बजे सब काम निपट जाने के बाद माँ जी हल्दी दूध नैना के हाथों में देती है और ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। तब तक उर्मिला दीदी पहुँच जाती हैं। वह नैना को कमरे तक छोड़ आती हैं। नैना कमरे में प्रवेश करती है और कमरे की सजावट देखकर दंग रह जाती है। पूरा कमरा लाल गुलाबों से सजा था। ऐसे बड़े घर में आना, पूजा पार्टी, मेहमान, इतने सारे गिफ्ट, नए नए लोगों से मिलना, ये सब नैना ने सोचा ना था। उसके लिए ये कोई सपने से कम नहीं था। उसने इस सब की कल्पना भी नहीं की थी। इतनी सारी चीजें एक साथ उसके साथ हो रही थीं। उसके आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। तभी चेतन कमरे में प्रवेश करता है। नैना उठ खड़ी होती है। नैना की आंखों में आंसू देखकर चेतन घबरा जाता है। क्या हुआ नैना, क्यों रो रही हो? चेतन नैना से पूछता है। नैना अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, बस यूं ही खुशी से निकल आए। चेतन नैना को अपनी बाहों में भर लेता है। नैना भी शर्माकर चेतन की बाहों में सिमट जाती है। आज दोनों की मिलन की रात है। चेतन तभी अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और नैना के लिए ये गाना लगाता है। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। फिर चेतन नैना को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर तक ले जाता है। इस तरह दोनों की प्रेम से परिपूर्ण शुरुआत होती है। सुबह सुबह नैना उठ जाती है। सुबह उठने की उसकी आदत थी, तो यहाँ भी सुबह उठकर नहा धोकर फ्रेश हो जाती है और सुंदर सी एक पीले रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। नैना तैयार होकर नीचे जाती है। माँ जी भी सुबह उठकर पूजा की तैयारी में लगी थीं। बाकी सब घर पर सो रहे थे। नैना को देखकर माँ जी खुश होती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं। दोनों मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं। करीब 7 बजे चाय बन जाती है। तब तक सब धीरे धीरे उठने लगते हैं। माँ जी नैना को चाय देकर ऊपर भेज देती हैं। नैना चाय लेकर चेतन को उठाने पहुँचती है। चेतन नैना की पायल की छन छन की आवाज़ सुनकर आंखें खोलता है। नैना के हाथ में चाय का कप देखकर बहुत खुश होता है। उसकी जान नैना पीली साड़ी पहने
गीले बालों के साथ, हाथ में पीले रंग की चूड़ियां, माथे में छोटी पीले रंग की बिंदी, मुस्कुराती हुई सामने खड़ी थी। ये देखकर चेतन का दिल मचल उठता है। चाय का कप बाजू में टेबल में रखकर चेतन नैना को अपने पास खींच लेता है। नैना लड़खड़ा कर गिरती, इससे पहले चेतन ने उसे कस के पकड़ लिया। नैना दोनों हाथों से उसे पकड़कर आंखें बंद किए चेतन की बाहों में थी। चेतन ने उसके गुलाबी होठों को चूम लिया। बात आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी नीचे से सुनीता दीदी की आवाज आती है, नैना चेतन नीचे आ जाओ, पूजा करनी है। नैना झटपट कप लेकर नीचे जाने लगती है और चेतन उठकर बाथरूम की तरफ भागता है। चेतन भी तैयार होकर 5 मिनट में नीचे पहुंच जाता है। अब सब मिलकर आज एक साथ आरती करते हैं। उर्मिला दीदी जीजा जी को आज ही वापस जाना था। बच्चों के स्कूल के कारण माँ जी और सुनीता दीदी झटपट नाश्ता तैयार करते हैं और सब एक साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। सब उर्मिला दीदी जीजा जी बच्चे तैयार होकर अपना सामान पैक करते हैं। माँ जी सबके लिए मिठाई सूखा नाश्ता पैक कर देती हैं। चेतन कार बाहर निकालता है। नैना सबसे मिलकर उनका आशीर्वाद लेती है। इस प्रकार उर्मिला दीदी का परिवार वापस चला जाता है। अगले दिन नैना सुबह उठकर फ्रेश होकर पूजा करके रसोई में आती है। माँ जी नैना को देखकर प्रसन्न होती हैं। आज नैना की पहली रसोई थी। माँ जी नैना से बोली, तुम्हें जो अच्छा लगे एक मीठा डिश बनाकर सबको खिलाना। नैना तो खाना बनाने में एक्सपर्ट थी। उसने चावल की खीर बहुत ही प्यार से सबके लिए बनाई और पहली कटोरी भगवान को भोग भी लगाया। माँ जी ये सब देख रही थीं। वह समझ गई थीं कि नैना बहुत ही संस्कारी लड़की है। सुबह जल्दी उठना, नहा धोकर पूजा करके रसोई में आना, सबका आदर करना, सबसे अच्छा व्यवहार करना, वह हर काम सलीके से करती थी। माँ जी ने मन में सोचा, शायद मैं भी ढूंढती तो इतनी अच्छी बहू ना मिल पाती। चेतन की किस्मत अच्छी है जो इतनी सुशील लड़की उसको मिली। नैना रसोई में और हाथ बटाना चाहती थी पर उसकी ननद सुनीता दीदी आ गईं। उन्होंने नैना से कहा, आज की रस्म पूरी हुई, जल्दी से आप तैयार हो जाओ, हमें अपनी कुलदेवी के मंदिर भी जाना है। पंडित जी वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। नैना सुनीता दीदी की बात सुनकर जल्दी जाकर तैयार होकर आती है। फिर थोड़ी देर में सुनीता दीदी, जीजा जी, उनका बेटा सनम, चेतन, नैना और माँ जी सब कार में बैठकर कुलदेवी के दर्शन के लिए मंदिर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में हरियाली ही हरियाली थी और गांव का दृश्य बड़ा सुहावना था। ये सब देखकर नैना मन ही मन बहुत खुश होती है। नैना शहर में पली बड़ी थी, इसलिए उसे गांव का माहौल बड़ा अच्छा लगता है। नैना को यहाँ की हवा में कुछ खास लगता है। शुद्ध हवा की बात ही कुछ और होती है। हरे हरे खेत, भरे भरे तालाब, सुंदर मंदिर और बहुत सारी झुंडों में गाय, ये सब देखकर नैना बच्चों जैसे खुश हो रही थी। 1 घंटे में सब मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर बहुत पुराना लग रहा था। नैना ने गाड़ी से उतरते ही माँ जी से पूछा, माँ जी ये मंदिर कब का बना है? माँ जी ने बताया, कुछ 100 साल पुराना तो होगा ही। हम जब छोटे थे तब से यहाँ आ रहे हैं। पहले जमाने में लड़कियों को 8 से 10 साल की उम्र में ही शादी कराकर भेज दिया जाता था। हमारे बुजुर्ग लोग ऐसा मानते थे कि लड़कियां बड़ी महीना होने से पहले उनको मायके से विदा कर देना चाहिए। जो लड़की माँ बाप के घर बड़ी होती है उसके माँ बाप के घर बुरा समय शुरू हो जाता है। लड़के 10 से 12 साल में शादी के लायक हो जाते थे। माँ जी ने आगे कहा, मैं 9 साल की थी जब मेरी और चेतन के बापू की शादी हुई। उस समय 10 साल के रहे होंगे। सुनीता दीदी ने टोका, बस अब अपनी कहानी शुरू मत कर देना, अभी हमें जल्दी ऊपर मंदिर पहुंचना है। माँ जी ने कहा, वह तो बस मैं नैना को इस मंदिर के बारे में जानकारी दे रही थी। नैना ने माँ जी से कहा, आप चढ़ते चढ़ते अपनी कहानी भी सुनाते जाइएगा, मुझे अच्छा लग रहा है। नैना और माँ जी साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बाकी चेतन, राकेश, जीजा जी, सुनीता दीदी और उनका बेटा सनम तेजी से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। माँ जी बताती हैं, जब मैं शादी करके आई तो मैं अपनी सास के साथ सोती थी। चेतन के बापू हमारे ससुर जी के साथ धीरे धीरे हम साथ में खेलने लगे, पर हम कभी किसी के सामने उनसे बात नहीं करते थे। सिर्फ इशारों इशारों में हमारी बातें हुआ करती थीं। फिर समय बीतता गया, मैं बड़ी हुई, फिर हम छुपा छुपी के बातें किया करते थे। जब मैं 16 साल की हुई और ये 17 साल के हुए तब हमें अपना कमरा मिला। तब तक मैंने हर काम, चाहे घर का या खेत का, सब काम मैंने सीख लिया था। फिर हम अच्छे दोस्त से पति पत्नी हो गए। जब मैं 17 साल की हुई तो उर्मिला का जन्म हुआ।
19 में सुनीता और 21 में चेतन हुआ। कहानी चल ही रही थी कि मंदिर पहुंच गए। सीढ़ियां समाप्त हो चुकी थीं। पंडित जी वहां बाहर सबके साथ बातें कर रहे थे। नैना ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और मंदिर के अंदर सब चले गए। कुलदेवी के दर्शन, पूजा और आशीर्वाद पाकर नैना का मन बहुत आनंदित होता है। उसके लिए ये सब एक नई अनुभूति थी। वो सब नई चीजों का जिंदगी के इस नए सफर को पूरा एंजॉय कर रही थी। मंदिर से बाहर निकलते ही उसे सामने एक 16 साल की लड़की दिखाई देती है जो वहां साफ सफाई में लगी हुई थी। माँ जी को देखते ही वह दौड़कर उनके पास आती है और उनका आशीर्वाद लेती है। माँ जी नैना से उसे मिलवाती हैं। नैना ये पंडित जी की सबसे छोटी बिटिया रानी है। रानी पंडित जी के साथ सुबह सुबह आकर पूरा मंदिर धोती है, झाड़ू पोछा लगाती है और उनके हर काम में मदद करती है। ये लड़की होकर भी लड़कों जैसा उनका ख्याल भी रखती है और हर काम में उनका हाथ भी बटाती है। पंडित जी की 2 बड़ी लड़कियों का ब्याह हो चुका है। ये सबसे गोड़ी और छोटी बिटिया है। ये पूजा कराना भी जानती है। जब पंडित जी बीमार होते हैं तब मंदिर में यही सारा पूजा पाठ करती है। रानी की आंखों में एक अलग ही चमक था। नैना रानी से मिलकर बहुत खुश होती है। उधर रानी भी नैना से मिलकर प्रसन्न होती है। बड़ी बहनों की शादी के बाद से रानी अकेली पड़ गई थी। उससे बात करने वाला अब कोई भी नहीं था। नैना को देखकर उसे बड़ा अपनापन सा लगा। रानी नैना के पास आकर बोली, क्या हम आपको जीजी कह सकते हैं? नैना बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे मेरी 2 छोटी बहनों की बहुत याद आती है। तुमसे मिलकर वह कमी पूरी हो जाया करेगी। दोनों एक दूसरे से प्यार से गले मिलते हैं। पंडित जी नैना को एक आखिरी रस्म बताते हैं। कुलदेवी के दर्शन के बाद नीचे नदी से कलश में पानी भरकर नई बहू देवी के चरण धुलवाती है। पंडित जी एक कलश नैना को देते हुए कहते हैं, इसमें पानी भर लाओ। रानी नैना को लेकर नीचे जाती है। सीढ़ियों के पीछे एक तरफ से नदी बहती है। इतना साफ सुंदर पानी देखकर नैना का मन पानी में उतरने को हुआ। रानी नैना को धीरे धीरे पकड़कर थोड़ा आगे तक ले जाती है। वहां कलश में पानी भरकर दोनों वापस सीढ़ियों के पास आ जाती हैं। तभी नैना को दूर से एक औरत आते हुए दिखती है। वह लाल रंग की साड़ी पहने हुई है और उसने कंधे तक पल्ला किया हुआ है। नैना कलश को सर पर रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी वह औरत नैना के एकदम पास आ जाती है और उसके कान में बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अचानक ऐसी बात सुनकर नैना घबरा जाती है। जब तक वह संभली थी तब तक औरत आगे बढ़ जाती है। दोनों वापस मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। वहां जाकर नैना कलश के पानी से कुलदेवी के पैर धुलती है। इस प्रकार आज की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। नैना पंडित जी से आशीर्वाद लेकर रानी से विदा लेती है। नैना और उसका परिवार वापस घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में नैना के मन में बार बार उस औरत का ख्याल आता है। वह कौन थी? वह क्या बताना चाहती थी? घर पहुंचकर सब बहुत थक गए थे। जीजा जी के मन में चाय पीने का ख्याल आता है, लेकिन सबको थका हुआ देखकर वो कुछ नहीं बोलते। पर नैना को समझ आ जाता है। वो जल्दी से अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके आती है और एक बढ़िया इलायची वाली चाय सबके लिए बनाती है। चाय पीते पीते सुनीता दीदी अगले दिन का प्लान बताती हैं। कल क्यों ना हम सब पिकनिक चलते हैं। यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर एक बढ़िया पिकनिक स्पॉट है। ये बात सुनते ही माँ जी बोल पड़ती हैं, मैं तो तुम लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगी। तुम लोग हो आओ। मेरे पैरों में बहुत दर्द है। मैं तो कल सारा दिन आराम करना पसंद करूंगी। सनम, सुनीता जी का बेटा, जीजा जी, चेतन और नैना सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कुछ देर गप्पे लड़ाकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को सुनीता दीदी बढ़िया डिनर सबको कराती हैं। सुबह जल्दी उठकर नैना और सुनीता दीदी पिकनिक में ले जाने के लिए बढ़िया स्नैक्स तैयार करते हैं। माँ जी सबका नाश्ता लगवा देती हैं। सब तैयार होकर नाश्ता खाकर जाने के लिए निकलते हैं। आज नैना ने बहुत ही सुंदर सूट पहना था। लाइट क्रीम कलर का उस पर खिल रहा था, साथ में नेट वाली चुन्नी जिसमें मोतियों से काम हुआ था। नैना इतनी सुंदर है कि वह कुछ भी पहने सब ड्रेस उसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देते थे। चेतन तो बस बहाने ढूंढता था कि कब नैना उसे अकेली मिल जाए। सबके रहते घर में दोनों को कम ही समय मिलता था एकांत में। पर नैना को चेतन से कोई शिकायत नहीं थी। यूं चोरी छिपे मिलने में भी नैना को मजा आ रहा था। शादी के बाद ये वो समय होता है जब दोनों एक दूसरे को करीब से जान रहे थे।
एक अजीब सा आकर्षण दोनों महसूस कर रहे थे। चेतन अपनी नैना पर पूरी तरह से फिदा था। सब कार में बैठकर पिकनिक स्पॉट की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक नैना को रानी की याद आती है। वो चेतन से पूछती है, क्यों ना हम रानी को भी अपने साथ ले जाएं? चेतन हाँ बोल देता है। सुनीता दीदी रानी को फोन करके बोलती हैं, हम सब पिकनिक जा रहे हैं, रानी तुम तैयार रहना, हम सब रास्ते में हैं और तुम्हें तुम्हारे घर से हम लोग पिकअप कर लेंगे। पहले तो रानी मना कर देती है, पर पंडित जी के हाँ कहने पर राजी हो जाती है। रानी तैयार होकर घर से बाहर निकलती है, तभी उन लोगों की गाड़ी वहां पहुंच जाती है। रानी जल्दी से नैना के पास वाली सीट में बैठती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। दोनों इधर उधर की बातें करते हैं। बस 1 घंटे में वे सब पिकनिक स्पॉट में पहुंच जाते हैं। नैना कार से उतरती है तो सामने का नजारा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। सामने बहुत ही बड़ा सा गार्डन था। उसमें एक तरफ सिर्फ गुलाबी गुलाब थे, वह भी हर रंग के। इतना गजब का नजारा था। तो एक तरफ गेंदा ही गेंदा था, कहीं सेवंती का बगीचा था तो कहीं डहलिया का, और एक साइड पूरा रजनीगंधा महक रहा था और बाकी तरफ मौसमी फूल भरे हुए थे। रानी और नैना इस अद्भुत नज़ारे में गुम हो रहे थे। तभी चेतन उधर आता दिखता है। उसे देख रानी वहां से दूर चली जाती है। वह सुनीता दीदी के साथ हो लेती है। चेतन आकर नैना का हाथ थाम लेता है और उसे चूम लेता है। नैना शर्म से लाल हो जाती है। वो अब चेतन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। चेतन अब कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने लगता है। वह नैना के कमर में हाथ डालकर उसे कसकर पकड़ लेता है। नैना एकदम से घबरा जाती है। वह चेतन से ऐसी उम्मीद नहीं कर रही थी। सब आगे चल रहे थे, वे दोनों ही पीछे थे। तो चेतन फुल मूड में आ जाता है। दोनों पास में रखे बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। चेतन नैना को अपनी गोद में लिटा देता है और उसके माथे पर किस करता है। फिर उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लेता है। नैना बस अपनी आंखें बंद करके उस पल में खो जाती है। उधर जीजाजी और सनम तालाब के पास पहुंच गए, जो कि गार्डन से लगा हुआ था। वहां बोटिंग की सुविधा थी। 2 लोग एक बोट में बैठ सकते थे। पेडल से चलने वाली बोट थी। तालाब बहुत ही साफ सुथरा था और तालाब के बीचों बीच कमल के फूल खिले हुए थे। लाल गुलाबी सफेद कमल अति आकर्षक लग रहे थे। जीजाजी और सनम बोट लेकर तालाब पर निकल गए। पीछे पीछे सुनीता दीदी और रानी बोटिंग करने आ जाते हैं, पर चेतन और नैना अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे थे। थोड़ी देर बाद दोनों वहां पहुंचते हैं। तभी चेतन के मोबाइल में किसी का कॉल आता है। चेतन बात करने के लिए आगे निकल जाता है। नैना पास में ही एक बेंच में बैठ जाती है और चेतन का इंतजार करती है। फिर वह पर्स से अपना मोबाइल निकालती है और जैसे ही अपनी सेल्फी लेती है तो उसे पीछे एक औरत दिखाई देती है। वह घूंघट लिए हुए थी। नैना को डाउट होता है तो नैना फोटो को जूम करके देखती है। उसे महसूस होता है कि ये तो वही मंदिर वाली औरत है जो उस दिन उससे टकराई थी। नैना तुरंत पीछे मुड़कर देखती है तो वह औरत उसके पास आती हुई दिखती है। वह उठकर खड़ी हो जाती है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह किसी अप्रत्याशित घटना का सोचकर सिहर जाती है। तभी वह महिला बड़ी तेजी से चलकर नैना के पास आती है और बोलती है, तेरा पति अच्छा नहीं है, धोखेबाज है। वह लड़की आज भी है, वह तुझे भी नहीं छोड़ेगा। उसने बस इतना ही बोला था कि चेतन सामने से आता हुआ दिखाई दिया और वह औरत तेजी से दूसरी तरफ निकल जाती है। अब नैना परेशान हो जाती है। एक अनजान औरत बार बार उसे क्या बताना चाहती है? क्यों चेतन के बारे में उसने ऐसी बातें बोली? क्या सच में चेतन ने किसी को धोखा दिया है? क्या वह लड़की आज है, अच्छा नहीं है? इसका क्या मतलब है? चेतन देखता है नैना पसीना पसीना हो गई है। वह दौड़कर पास के स्टॉल से पानी की बोतल लेकर आता है, उसे पिलाता है। नैना थोड़ी सामान्य होती है। चेतन, क्या हुआ नैना, तबीयत तो ठीक है ना? नैना धम्म से बेंच में बैठ जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ये सब बकवास है, ऐसा उसका दिल कह रहा था। पर एक औरत क्यों किसी को बदनाम करेगी? उसके मन में ये विचार आया कि वास्तव में चेतन के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। नैना मन ही मन सोचकर परेशान हो रही थी। उसे डर लगने लगा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चेतन ने नैना के गालों को सहलाया और उसका हाथ अपने हाथों में कस के पकड़ लिया और प्यार भरी नजरों से नैना को देखने लगा। नैना उसकी बाहों में लिपट गई। अब वह सुरक्षित महसूस कर रही थी। चेतन ने प्यार से उसके माथे में किस किया और पूछने लगा, क्या हुआ नैना, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा क्या?
अभी तो अच्छी खासी थीं, पर अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नैना बड़ी मुश्किल से बोल पाई। जैसे तुम बोलो। इधर नैना का दिल बैठा जा रहा था। वह चक्कर खाकर बेहोश हो गई। चेतन नैना को संभालते हुए बेंच में लिटा देता है। वह पास वाले स्टॉल में जाकर एक ग्लूकोज का पैकेट और पानी बोतल ग्लास में लाता है। उसके मुंह पर पानी छिड़कता है तो वह होश में आती है। वह तुरंत ग्लूकोज को गिलास में डालकर पानी मिलाकर नैना के मुंह से लगा देता है। वह धीरे धीरे उसे पी लेती है। चेतन उसके हाथ अपने हाथों में ले लेता है। नैना जो देख रही थी, महसूस कर रही थी। क्या वह सच था या वह अनजान औरत जो चेतन के बारे में बोलकर गई थी वह सच था? दिल दिमाग पर हावी हो रहा था। नहीं नहीं, मेरा चेतन ऐसा वैसा नहीं कर सकता। मेरे साथ तो क्या, किसी के साथ भी नहीं। वह मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मन में दूसरी ओर अलग विचार भी उठ रहे थे। ये औरत कौन थी? क्यों मेरे मन में चेतन के खिलाफ बात कर गई? वह क्या चाहती है? उसने तय किया कि मैं ये सब पता लगा कर रहूंगी। अभी मैं चेतन से कुछ नहीं पूछूंगी। बस अब मुझे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, सच का सच और झूठ का झूठ हो जाए। मेरी गृहस्थी को किसी की नजर ना लगे। इतनी शक्ति देना भगवान कि सब संभाल सकूं, सारी सच्चाई में जान सकूं। अभी खुशियां मिलना शुरू ही हुई थीं, अभी दिल मिल ही रहा था, पर ये सब खत्म ना हो जाए। मन के किसी कोने से आवाज आई, नहीं नैना, तुझे बिना सबूत के किसी की बातों में नहीं आना है। नैना मन के इन विचारों में उलझकर रह गई। जीजा जी और सनम बोट लेकर वापस आ जाते हैं और बोट से निकलकर सीधा चेतन और नैना के पास दौड़ कर आते हैं। जीजा जी, क्या हुआ नैना को? अचानक कैसे बीमार सी लग रही है? क्या हुआ चेतन, तूने कुछ गड़बड़ की क्या? चेतन, पता नहीं, सब ठीक था। हम बोटिंग के लिए निकलने ही वाले थे कि एक कॉल आ गया। मैं बस उसको अटेंड करके लौटा ही था कि नैना की तबीयत खराब हो गई। तभी सुनीता दीदी और रानी का बोट भी वापस आ गया। नैना की हालत देखकर वे दोनों भी दौड़कर नैना के पास आ जाते हैं। रानी को जैसे ही सब बातें मालूम पड़ती हैं तो वह चेतन को बोलती है, जीजी की नज़र उतारनी पड़ेगी। लगता है उन पर कोई बुरी नज़र पड़ी है। मैं ये महसूस कर रही हूँ। चलो तुरंत नैना को हमारे घर ले जाते हैं। सब मिलकर वापस पंडित जी के घर पहुँचते हैं। पंडित जी नैना की नज़र उतारते हैं और एक काला धागा मंत्र पढ़ते हुए नैना को देते हैं पैर में बांधने के लिए। रानी तुरंत वह धागा बड़े ही विश्वास से लेती है और नैना के दाहिने पैर में धागा बांध देती है। पंडित जी सबके लिए नींबू पानी मंगवाते हैं। सब नींबू पानी पीकर रिलैक्स हो जाते हैं। थोड़ी देर में सब वापस घर के लिए निकल जाते हैं। पंडित जी कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, बस नजर लग गई थी। अब मैंने सब ठीक कर दिया है, घर ले जाओ बहू को। सब वापस घर के लिए निकले। नैना को अब ठीक लग रहा था, मन भी अब शांत हो गया था। उसे चेतन के ऊपर पूरा विश्वास था, पर अब नैना सतर्क हो गई थी। घर पहुंचने पर सुनीता दीदी माँ जी को सब बात बताती हैं। माँ जी नैना को प्यार से गले लगाती हैं और उससे कहती हैं, हमारी बहू है ही इतनी सुंदर कि बस सबकी नज़र उस पर ही अटक जाती है। नैना भी हंस पड़ती है। माँ जी सबके लिए बढ़िया गरम गरम पराठा और मटर पनीर की सब्जी बनाकर रखी है। सब फ्रेश होकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। नैना अपने कमरे में आकर बिस्तर में लेट जाती है, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। उसको बार बार उस महिला के द्वारा कही गई बातें याद आती हैं। वह परेशान हो जाती है। तभी चेतन कमरे में आता है। नैना को इस प्रकार से जागा हुआ देखकर वह पूछता है, तुम अभी तक नहीं सोई? नैना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। चेतन नैना के पास आकर पूछता है, क्या मैं तुम्हारा सर दबा दूं? नैना खुशी से उठकर बैठ जाती है। नैना के सिर को अपनी गोद में रखकर चेतन बड़े प्यार से नैना के सर को दबाना चालू कर देता है। धीरे धीरे नैना को नींद आना शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में चली जाती है। अगले दिन सुनीता दीदी और परिवार भी वापस चले जाते हैं। अब घर में नैना, चेतन और माँ जी रह जाते हैं। अभी एक हफ्ता बीतता ही नहीं है कि चेतन नैना से कुछ पैसे मांगता है। नैना को बड़ा अजीब लगता है कि इतना बड़ा मकान, गाड़ी सब है और ये चेतन मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है। नैना के चेहरे पर बदलते भाव को पढ़कर चेतन उसे पकड़कर बिस्तर पर बैठाता है और बोलता है, नैना, मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये सुनकर नैना और परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि कहीं उस औरत की बात सही तो नहीं है।
चेतन, नैना मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ वह तुम थोड़ा ध्यान से और धैर्य से सुनना और इसे सुनकर दुखी मत होना। ये बात सुनकर नैना के दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। वह किसी अप्रत्याशित बात को सुनने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, तुम बताओ तो सही। चेतन, नैना तुम ये सब जो देख रही हो, ये बड़ा घर, ये गाड़ी, ये सब मेरा कमाया हुआ नहीं है। ये सब कुछ मेरे दादाजी ने बनवाया था। मैं तो बस अपने पिताजी का कर्जा चुका रहा हूँ। इसी चक्कर में मैं शहर भी गया था। वहाँ बिमला मौसी, जो मेरी माँ की चचेरी बहन है, उनका सहारा मिला। वहाँ फैक्ट्री में काम करके कुछ कमाई होने लगी थी, तभी तुम मिली। उस समय भी मैं अपनी जरूरत भर के पैसे पास में रखकर बाकी कर्जा चुकाने में लगा देता था। दरअसल मेरे दादा दादी इस गांव में बहुत साल पहले आए थे। उस समय यहाँ पर केवल 5-10 घर ही थे। आजू बाजू में घने जंगल थे। धीरे धीरे सब गांव वालों ने मिलकर जंगल को साफ किया। जिसकी जितनी शक्ति थी उतनी जगह को घेरता चला गया और वहाँ खेती शुरू की। बाद में सरकार ने सबको जमीन का पट्टा दे दिया। उस समय सबसे ज्यादा जमीन मेरे दादाजी के नाम से थी। उन्होंने अपनी मेहनत से उस जमीन पर काम किया और काफी पैसा कमाया। उस समय हमारा घर इस गांव में सबसे बड़ा था। ये जो घर देख रही हो, ये उन्हीं का बनाया हुआ है। उनकी एक ही औलाद थी और वह थे मेरे पिताजी। जैसा कि इकलौती औलाद के साथ होता है, वह बड़े लाड़ प्यार में पले बड़े थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उनके शौक और खर्च भी वैसे ही थे। ये सब कुछ उनको आसानी से मिल गया था। दादा दादी के जिंदा रहने तक उन्होंने सब कुछ अच्छे से संभाला हुआ था। पिताजी की शादी हो गई, तब भी सारा काम दादा दादी ही देखते रहे। पिताजी का सारा समय दोस्त यारों में ही बीतता। धीरे धीरे गृहस्थी आगे बढ़ी और उनके 3 बच्चे हुए। मैं सबसे छोटा था। जब मैं 5 साल का था तब दादाजी की मृत्यु हो गई। दादाजी के मरने के बाद संपत्ति की देखभाल दादी करती रहीं। वह पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन काफी दबंग और तेज तर्रार मेहनती महिला थीं। उन्होंने दादा के नाम को संभाला हुआ था, इसलिए दादाजी के जाने के बाद भी सब कुछ वैसा ही चलता रहा। पिताजी अपनी मस्ती में लगे रहे। जब मैं 8 साल का हुआ तो दादी भी संसार को छोड़ गईं। दादी के जाने के बाद सारी संपत्ति के मालिक पिताजी हो गए। उन्होंने जिंदगी में कभी काम नहीं किया था, तो शुरू में तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आया। दादी के रहते तक उनको मिलने वाले पैसे का हिसाब रहता था, लेकिन जब उनकी समझ में ये आया कि ये सब कुछ मेरा है, तो उनकी अय्यासियाँ और बढ़ने लगीं। दोस्त यार और अय्यासियों की वजह से धीरे धीरे करके घर खेत सब हाथ से निकल गया। आखिर में उन्होंने इस घर को भी गिरवी रख दिया। मैं जब तक 16 साल का हुआ तो मेरे पिताजी भी चल बसे। मैंने काम करके पैसे जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे करके घर को कर्ज से मुक्त कर लिया। ये गाड़ी भी दीदी और जीजा जी की सेकेंड हैंड गाड़ी है, जो उन्होंने नई गाड़ी लेने के बाद माँ के लिए यहाँ छोड़ दिया है। अगर तुम साथ दो तो मैं सोचता हूँ कि हम और तुम साथ में मिलकर सब ठीक कर लेंगे। अभी हमको वापस शहर जाना होगा, मेहनत करके पैसे कमाने होंगे, तभी हम वापस सब ठीक कर पाएंगे। अभी मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। बोलो नैना, क्या तुम मेरा सहारा बनोगी? ये सुनते ही नैना खुशी से उछल पड़ी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नैना मन में सोच रही थी कि चेतन जरूर उस औरत के बारे में बात करेगा, पर ये तो कुछ और ही निकला। नैना का विश्वास अभी भी चेतन के ऊपर बना हुआ था। उसने चेतन को गले लगा लिया और कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चेतन ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया और अगले दिन यानी पूरे 1 महीने बाद आज चेतन और नैना वापस शहर जा रहे थे। माँ जी बड़े भारी मन से उनकी सारी तैयारी करती हैं। खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो जाती है। इधर चेतन हमेशा की तरह पंडित जी को मिलकर उनको बताकर आता है कि वह दोनों वापस शहर जा रहे हैं। रानी से माँ जी का ख्याल रखने को कहकर आता है चेतन। चेतन और नैना माँ जी का आशीर्वाद लेकर बस पर सवार हो जाते हैं। आज नैना उदास थी। उसे माँ जैसी सास और पूरा परिवार का स्नेह मिला था, जो अब छूटने जा रहा था। इधर माँ जी ने अपनी चचेरी बहन बिमला को फोन कर दिया था कि बच्चे वापस आ रहे हैं, उनके लिए एक मकान किराए पर लेकर रखना। बिमला मौसी वहाँ बहुत समय से रह रही थी, तो उनकी पहचान भी बहुत थी। बिमला मौसी ने एक छोटा घर किराए पर ले लिया था, जो उनके घर से 5 किलोमीटर दूर था। दरअसल वह नहीं चाहती थी कि नैना के घर वालों को पता चले। चेतन और नैना जब बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो दोनों नीचे उतरते हैं। वहां बिमला मौसी उनके स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं। दोनों बिमला मौसी का आशीर्वाद लेकर उनके साथ सीधे नए मकान पर चले जाते हैं।
वहाँ पर बिमला मौसी ने जरूरत का सामान, हफ्ते भर के लिए राशन, अभी खाने के लिए खाना बनाकर तैयार रखा था। चेतन ये सब देखकर दंग रह जाता है। उसने मौसी से इतनी ज्यादा व्यवस्था की उम्मीद नहीं की थी। पर बिमला मौसी दोनों से कहती हैं, मैं तुम दोनों की शादी में शामिल नहीं हो सकी, पर ये जो भी व्यवस्था मुझसे बन पड़ा मैंने कर दिया। यही मेरा गिफ्ट है तुम दोनों के लिए। दोनों मौसी के गले लग जाते हैं। तीनों साथ में खाना खाते हैं और कुछ देर बिमला मौसी अपने घर लौट जाती हैं। चेतन और नैना भी सब सामान समेटकर फिर अपनी दुनिया में खो जाते हैं। अगले दिन सुबह चेतन जल्दी उठकर अपनी फैक्ट्री के मालिक को फोन करता है और अपने लिए काम की बात करता है। फैक्ट्री का मालिक उसे वापस काम में ले लेता है और कल से काम शुरू करने के लिए कहता है। नैना कुछ परेशान लगती है। वह अपने माता पिता भाई बहनों से मिलना चाहती है। चेतन नैना को बताता है, मुझे कल से काम पर जाना होगा, पर तुम टेंशन मत लो, कल हम शाम को तुम्हारे घर जरूर जाएंगे और सबसे माफ़ी मांग लेंगे और उन्हें मना भी लेंगे। नैना को उसकी बात को सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। अगले दिन नैना सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके नाश्ता बनाती है और चेतन का टिफिन भी बनाती है। चेतन भी जल्दी उठकर फ्रेश होकर पूजा करके नैना के पास आता है। दोनों बड़े प्यार से साथ में नाश्ता करते हैं। फिर चेतन तैयार होकर नैना से टिफिन लेकर काम पर निकल जाता है। इधर नैना जल्दी जल्दी घर का पूरा काम निपटाती है। फिर अपने मामा जी को फोन लगाती है। मामा जी नैना का फोन देखकर बहुत खुश होते हैं। नैना, मामा जी प्रणाम। मामा जी, बेटा तू कैसी है, कहाँ है, तू कब वापस आएगी, तू खुश तो है ना। नैना उन्हें अपना सारा हाल बताती है और अपने नए घर का पता भी देती है। मामा जी नैना से उसके ससुराल के बारे में पूछते हैं। नैना सब कुछ अच्छे से बताती है, जिसे सुनकर मामा जी को बहुत सुकून मिलता है। नैना माँ पिताजी के बारे में पूछती है। मामा जी जो नैना को बोलते हैं उसे सुनकर उसे बहुत दुख होता है और उसकी आंखें गीली हो जाती हैं। मामा जी नैना को बताते हैं, तेरे ऐसे अचानक चले जाने से माँ पिताजी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्हें तुम पर बहुत नाज था। वे चाहते थे कि तुम अच्छे घर में किसी समझदार लड़के से शादी करती। वह तुम्हारे लिए रिश्ता भी देख रहे थे, पर चेतन के साथ यूं भागकर शादी करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। नैना फपक पड़ी। मामा आगे बोले, तुम्हारे पिताजी को चेतन जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए उनका तुम पर नाराज होना स्वाभाविक है। थोड़ा समय उनको देना पड़ेगा। तब तक के लिए मेरा सुझाव यही है कि तुम उनसे तुरंत मिलने मत जाना। मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ उनको मनाने की। मुझे लगता है कि वे जरूर मेरी बात समझेंगे और मान जाएंगे। मैं जल्दी तुम दोनों से मिलने आऊँगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। इतना कहकर मामा जी फोन रख देते हैं। नैना को मामा जी की बात सही लगी, पर मन तो बेचैन हो रहा था सबसे मिलने के लिए। नैना ने अपने मन को संभाला और अपने काम पर ध्यान देने का फैसला किया। शाम को चेतन फैक्ट्री से लौटा तो नैना गेट पर इंतजार करती हुई मिली। उसने जामुनी रंग की साड़ी पहनी थी, बाल खुले हुए थे, हाथ में जामुनी रंग की कांच की चूड़ियां और माथे में बिंदी, छोटी सी जामुनी रंग की। नैना को देखते ही चेतन का दिल मचल उठा। चेतन अंदर जाकर तुरंत फ्रेश होकर आता है। नैना उसे किचन में दिखती है। नैना चेतन के लिए चाय चढ़ा रही थी। तभी चेतन पीछे से उसकी कमर को कस के पकड़ लेता है। नैना संभलती हुई सीधी होती है। तभी चेतन उसे अपनी आगोश में ले लेता है। नैना भी सब कुछ भूलकर उस पल में खो जाती है। फिर थोड़ी देर में दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। चेतन नैना से पूछता है, नैना घर चले तुम्हारे। नैना मना कर देती है, अभी नहीं चेतन, पर तुम तो अपने घर जाना चाहती थी, फिर अचानक प्लान कैसे चेंज हुआ। नैना मामा जी से हुई बातों को बताती है। चेतन भी मामा जी की दी हुई सलाह मान लेने में भलाई समझता है। चेतन मूड बदलने के लिए बोलता है, नैना क्यों ना कहीं घूम कर आते हैं। ऐसा कहकर चेतन उठ खड़ा होता है। नैना तो पहले से ही तैयार थी। फिर दोनों जल्दी एक फिल्म देखने के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन चेतन की फैक्ट्री जाने के बाद नैना भी तैयार होकर निकल जाती है, सीधे मिश्रा मैडम से मिलने, और उनके घर पहुंचती है तो मिश्रा मैडम घर पर ही मिल जाती हैं। मिश्रा मैडम, अरे तू कब वापस आई? बिमला ने मुझे बताया कि तुमने शादी कर ली है। ये सब अचानक हुआ कि पहले से प्लान किया था? मुझे बताया भी नहीं। और तू कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, पहले से ज़्यादा निखर गई है। नैना ने आज लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसके मांग सिंदूर से भरी हुई थी। दोनों हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ, आंखों में काजल और माथे पे छोटी सी लाल बिंदी नगवाली।
और बाल खुले रखे हुए थे। वह वास्तव में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। नैना अपनी तारीफ सुनकर शर्माते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बता नहीं पाई। सब कुछ अचानक तय हुआ। मैं चेतन से प्यार करती थी और घर वाले मेरी शादी कहीं और कर देना चाहते थे, इसलिए मुझे भागकर शादी करनी पड़ी। मिश्रा मैडम, चल कोई बात नहीं, तू खुश है ना, बस यही सबसे बड़ी बात है। हाँ, पर मैंने तेरे को बहुत मिस किया। तू थी तो घर पर कुछ देखना नहीं पड़ता था और इतना अच्छा खाना खाने को मिलता था। तेरी सबको आदत हो गई थी, पर तेरे जाने के बाद बहुत मुश्किल हुई। अब जो दीदी खाना बनाती हैं वह भी बहुत अच्छी हैं। अब वो भी सेट हो गई हैं, वह भी सबके पसंद का ख्याल रखती हैं। लेकिन तेरी बात ही कुछ और थी। नैना ने मिश्रा मैडम से कहा, मुझे फिर से काम शुरू करना है। हम दोनों वापस पहले जैसे मेहनत करके एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। चेतन को फैक्ट्री में काम मिल गया है, अब मुझे भी काम चाहिए। कि आप मुझे कहीं काम दिला सकती हो? मिश्रा मैडम ने कहा, मैं ज़रूर मदद करूंगी। जैसे ही कोई काम मिलता है मैं तुझे फ़ोन करूंगी। चल अभी चाय नाश्ता करते हैं। फिर दोनों ने चाय नाश्ते के साथ खूब सारी बातें की। नैना ने उन्हें अपना नंबर दे दिया और 1 घंटे बाद वह वापस अपने घर चल दी। मिश्रा मैडम को नैना बहुत पसंद थी और इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल वाले ग्रुप में नैना के बारे में सबको जानकारी दी। उधर गांव में रानी माजी का ख्याल रखती थी। मंदिर का काम पूरा होने के बाद वह रोज माजी से मिलने उनके घर पर जाती थी। उनके जरूरत का सारा सामान ला कर देती और 1 घंटा उनके साथ समय बिताती। दोनों रोज नैना से फ़ोन पर बातें भी करती थीं, उनका हालचाल भी पूछती थीं। नैना भी माजी और रानी से बातें करके खुश हो जाती। रानी और माजी भी नैना को बहुत मिस करते थे। अगले दिन सुबह सुबह मिश्रा मैडम का फ़ोन आता है। वो नैना को काम मिलने की खुशखबरी देती हैं। मिश्रा मैडम के घर के पास ही एक फ्लैट में उनकी सहेली के घर में काम था। वो भी स्कूल में टीचर थीं। उन्होंने बताया, नैना तुझे कल से जाना है, मैं एड्रेस भेज रही हूँ, तू शाम को जाकर मिल लेना। नैना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। शाम को चेतन के घर आते ही नैना काम के बारे में बताती है। चेतन नैना के लिए बहुत खुश होता है। वह नैना से बोलता है, देखना जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो, अब सारी खुशियां मेरे पास होंगी। ऐसा बोलते हुए वो नैना को अपनी बाहों में कस लेता है। नैना भी चेतन की बाहों में सिमटकर सुकून महसूस करती है। अगले दिन चेतन के साथ उस पते पर पांडे मैडम से मिलकर काम समझ कर आती है। फिर धीरे धीरे 1 से 2 घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है। नैना और चेतन रोज सुबह उठकर साथ में मिलजुल कर जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर नाश्ता कर साथ में काम के लिए निकलते थे। नैना दोपहर के 1 बजे तक वापस घर पहुंच जाती। आकर फ्रेश होकर खाना खाकर 1 घंटा आराम करती। फिर उठकर घर का सारा काम निपटा लेती। धीरे धीरे चेतन अपने लिए 2 व्हीलर खरीद लेता है, मासिक किस्त पर। अब दोनों की जिंदगी पहले से ज्यादा बेहतर हो गई थी। एक दिन नैना काम से निकलती है और सीधे अपनी माँ के घर पहुंच जाती है। माँ घर पर अकेली थी। वो नैना को अपने घर में देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। नैना माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोती है। उसका रोना देखकर माँ का दिल भी पिघल जाता है। माँ भी अपने आंसुओं को छिपा नहीं पाती। नैना माँ का आशीर्वाद लेती है। माँ बोलती है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मुझे मामा जी ने सब कुछ बता दिया था, पर तेरे पिताजी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। वह नहीं चाहते कि तू वापस घर पर आए, इसलिए बेटा तू उनके सामने कभी घर मत आना। नैना दुखी होकर अपना सिर हिलाती है। नैना अपने साथ चॉकलेट, अपने भाई बहनों के लिए कपड़े लेकर गई थी। माँ बेटी साथ में मिलकर खाना खाते हैं और नैना अपने ससुराल की सारी बातें माँ को बताती है। माँ भी दिल से खुश होती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है। और फिर खाना खाने के बाद नैना उठकर सारे गिफ्ट अपनी माँ को दे देती है। वह जैसे ही घर वापस जाने को करती है, तभी उसके भाई बहन स्कूल से वापस आ जाते हैं। नैना को देखते ही सब उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। सब नैना से लिपट जाते हैं। नैना भी सब कुछ भूलकर उनके साथ बातों में व्यस्त हो जाती है। उसको समय का ख्याल ही नहीं रहता। वह अपने भाई बहनों को चॉकलेट और कपड़े देती है। माँ भी नैना को शगुन के रूप में कुछ पैसे लिफाफे में डालकर देती है। अब नैना निकल ही रही थी कि अचानक पिताजी घर पर आ जाते हैं। पिताजी नैना को देखते ही गुस्से से लाल हो जाते हैं। वे बहुत तेजी से चलकर अंदर आते हैं और नैना का हाथ पकड़कर उसे खींचकर गेट से बाहर निकाल देते हैं
और बहुत ही जोर से गुस्से से पूछते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की। नैना की आंखों से झरझर आंसू निकल रहे थे, पर पिताजी का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा था। वह पिताजी के पैरों पर गिरकर माफी मांगती है और बोलती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पिताजी पर उसके गिड़गिड़ाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वे दोबारा उसे धक्का देकर गेट से बाहर निकाल देते हैं और गेट को अंदर से बंद कर देते हैं। अपने पिताजी के इस निर्मम व्यवहार से नैना बेहद दुखी हो जाती है और उसको रुलाई जोरों से फूट पड़ती है। इतनी जोर से रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग सब जमा हो जाते हैं। माँ पिताजी को समझाने की कोशिश करती हैं, उन्हें खींचकर अंदर चलने को कहती हैं, पर पिताजी उन पर भी बरस जाते हैं। पिताजी दहाड़ते हैं, तुझे इससे मिलने की ज़्यादा शौक है तो तू भी इसके साथ निकल जा। माँ रोते हुए अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर चली जाती हैं। नैना को पिताजी का ये रूप देखकर विश्वास ही नहीं होता कि ये उसके पिताजी ही हैं, क्योंकि वह पिताजी की लाडो बिटिया थी। पर कहते हैं ना, जो जिससे जितना प्यार करता है उसे उतनी उम्मीद भी रखता है। जब उम्मीद टूटती है तो दिल भी टूट जाता है। फिर प्यार को नफरत में बदलने में देर नहीं लगती। बस पिताजी को नैना से बहुत उम्मीद थी। नैना का घर से भागना उनको बर्दाश्त नहीं हो पाया। उनका प्यार नफरत में बदल चुका था। अब नैना को समझ आया कि क्यों मामा जी ने बार बार मना किया था घर जाने के लिए। वह यही सोचते हुए खड़ी थी, तभी पिताजी भी गुस्से से घर में घुसते हैं और दरवाजा उसके मुंह पर भड़ाक से बंद कर देते हैं। नैना कुछ देर घर के बाहर खड़ी रहती है, फिर वह भी दुखी मन से रोते हुए वहां से चली जाती है। नैना जब घर पहुंची तो चेतन बाहर खड़ा था। नैना की आंखें सूजी हुई और चेहरा उतरा हुआ था। चेतन नैना को देखकर घबरा गया और पूछा, क्या हुआ नैना, तुम रो क्यों रही हो और आज इतनी देर कैसे हुई। नैना उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देती। नैना चुपचाप घर का ताला खोलती है और घर के अंदर चली जाती है। जब तक चेतन अंदर आता है, नैना बाथरूम में घुस जाती है। चेतन जब तक कुछ समझ पाता, उसके फोन में नैना की माँ का कॉल आता है। चेतन जल्दी से कॉल उठाता है। नैना की माँ चेतन से पूछती है, बेटा नैना ठीक तो है ना। तभी माँ चेतन को सब बातें बताती है। चेतन अब समझ जाता है कि नैना उससे दूर क्यों भाग रही है। वह माँ को आश्वासन देता है कि मैं नैना को संभाल लूंगा, आप बेफिक्र रहें, नैना का दर्द अब मेरा दर्द है। ये सुनते ही माँ आश्वस्त होकर फोन रख देती है। चेतन तय करता है कि अब वो कुछ नहीं पूछेगा, पर नैना का मन हल्का करने के लिए क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वह जल्दी से फ्रेश होकर किचन में जाता है और एक बढ़िया इलायची वाली चाय बनाता है, जो कि नैना को बहुत पसंद है। साथ में मैगी भी बनाता है। नैना जब तक तैयार होकर आती है तो टेबल में उसे चाय के साथ मैगी का प्लेट भी दिखता है, जिसे देखकर नैना बहुत खुश हो जाती है। दोनों साथ में मिलकर चाय का लुत्फ उठाते हैं और मैगी खाते हैं। आज पहली बार चेतन ने नैना के लिए मैगी बनाई थी। उसके बाद चेतन अपनी बड़ी बहन उर्मिला दीदी को फ़ोन लगाता है। उर्मिला दीदी से हालचाल पूछने के बाद नैना को फ़ोन दे देता है। उर्मिला दीदी की मज़ेदार बातें और उनके बच्चों से ढेर सारी बातें करके नैना का मूड ठीक हो जाता है। चेतन नैना के चेहरे में वह पहले वाली प्यारी सी स्माइल देखकर खुश हो जाता है। चेतन समझ जाता है कि नैना के पिताजी का गुस्सा ठंडा होने तक उसे इधर अपने परिवार वालों से मेल जोल बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा करने से शायद नैना खुश रहे। चेतन और नैना हर रविवार या तो गांव माजी के पास जाते या कभी उर्मिला दीदी के पास तो कभी सुनीता दीदी से मिलने। कभी कभी भी बिमला मासी को घर बुला लेते, फिर उनके साथ सारा दिन गुजारते। उधर मामा जी बहुत कोशिश करते हैं नैना के पिताजी को समझाने की, पर उन पर कोई असर नहीं होता। कभी कभी मामा जी नैना से मिलने चले जाते। नैना की माँ चाहते हुए भी नैना के घर नहीं जा पाती, क्योंकि पिताजी को पता चल गया तो फिर उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। उन्हें जो भी भेजना होता वह मामा जी के हाथों भिजवा देती। इस तरह धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। अब नैना का काम भी बढ़ गया। वह 5-6 घर में काम करने लगी थी। दोनों अब अपनी कमाई से पैसे बचाकर धीरे धीरे गांव में खेत लेने का विचार करते हैं। चेतन गांव में पंडित जी को फ़ोन करके गांव में खेत लेने की इच्छा जाहिर करता है,
पंडित जी उसके विचार से खुश होते हैं और कोई अच्छा सौदा मिलने पर बताने का वादा करते हैं। इधर नैना सुबह 7 बजे तक घर का काम निपटाकर नाश्ता टिफिन सब बनाकर काम पर निकलने लगी है। वह 2 बजे तक वापस आती और कुछ देर आराम करके फिर 5 बजे काम पर निकल जाती। चेतन भी फैक्ट्री में ओवर टाइम करने लगा। वह भी अब डबल शिफ्ट करने लगा। घर आते आते चेतन को रात के 9:30 बज जाते। नैना रात 8 बजे तक घर आ जाया करती। दोनों जी जान से मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर रहे थे, पर जैसा कि अक्सर होता है, पैसा कमाने के चक्कर में दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय कम होता जा रहा था। बस साथ में खाना खाते और सो जाते। सुबह चाय नाश्ता साथ में करते। धीरे धीरे गांव जाना भी कम हो गया। अब समय मिलने पर दोनों फोन में ही सबसे बातें कर लिया करते थे। दोनों की लगन और बचत रंग ला रही थी। पैसे इकट्ठे हो रहे थे। एक दिन गांव से पंडित जी का फोन आता है कि एक अच्छी जमीन ठीक ठाक दाम में मिल रही थी। चेतन और नैना फौरन खेत को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं। माँ जी को लेकर दोनों खेत देखने पहुंच जाते हैं। सबको खेत पसंद आ जाता है। जो पैसे कम पड़ रहे थे वह माँ जी अपनी बचत से निकाल लाती हैं और वे उसे खरीद लेते हैं। खेत लेते ही माँ जी काम शुरू करवा देती हैं। अब उनका भी टाइम पास होने लगता है। माँ जी की मेहनत रंग लाने लगती है। साल भर के अंदर खेत से अच्छी आमदनी होने लगती है। उस पैसे को नैना बैंक में जमा कर देने के लिए बोलती है और माँ जी पूरी आमदनी बैंक में जमा करती जाती हैं। इधर शहर में नैना और चेतन दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। चेतन अब रात को अपने दोस्तों के साथ शराब पीना शुरू कर देता है। शुरू में थोड़ी पीकर घर आ जाता था, लेकिन धीरे धीरे शराब की मात्रा बढ़ने लगती है। अब वो पूरी बोतल भी उसको कम लगने लगती है। नैना चेतन को बहुत समझाती है कि इतना ज़्यादा नशा करना ठीक नहीं है, पर चेतन कहाँ रुकने वाला था। उसे 2 शिफ्ट की आदत पड़ चुकी थी और जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे वह उसके नालायक दोस्तों के चक्कर में शराब में उड़ते जा रहे थे। नैना का इंतजार बढ़ने लगा था और चेतन का नशा धीरे धीरे अय्यासियों की ओर बढ़ने लगा था। नैना रोज इंतजार करती और आखिर थक के खाना खाकर सो जाती। चेतन देर रात को आता और अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आकर सो जाता। कभी कभी घर भी नहीं आता। बोल बोल कर और समझा समझा कर नैना थक चुकी थी। इस बात पर उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाता। चेतन काम तो कर रहा था, मगर अब उसने, क्योंकि वह अब ओवर टाइम करना बंद कर दिया था, किसी शराब की दुकान से गुजरता। इस तरह से एक तो उसकी आमदनी कम हो गई और शौक अय्यासियों के चलते खर्चा भी बढ़ गया। इधर इन सब हरकतों से अनजान नैना अपने काम में व्यस्त थी। एक दिन पांडे मैडम के घर नैना सब्जी काट रही थी कि अचानक उसको चक्कर आ जाता है। वह किचन में बेहोश होकर गिर जाती है। घर पर बच्चों के अलावा कोई नहीं था। अचानक धड़ाम की आवाज सुनकर उनके बच्चे किचन की तरफ दौड़ते हैं। वहां पर उनको नैना बेहोश मिलती है। बच्चों की समझ में नहीं आता कि क्या करें। वे तुरंत अपनी मम्मी को फोन करके बताते हैं कि कुक आंटी गिर गई हैं। पांडे मैडम उन दोनों को शांत रहने को कहती हैं और मैं कुछ करती हूँ ऐसा बोलकर फोन रखती हैं। वह अपनी पहचान की लेडी डॉक्टर को फोन करके रिक्वेस्ट करती हैं, मैडम मेरे घर में बच्चों और कुक के अलावा कोई नहीं है। कुक अचानक बेहोश होकर गिर गई है और मैं स्कूल में हूँ, इसलिए आप जल्दी एम्बुलेंस घर में भिजवा दें। इस तरह 5 मिनट में एम्बुलेंस घर में पहुँच जाता है और नैना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर उसका सारा टेस्ट होता है। स्कूल की छुट्टी होते ही मैडम सीधे हॉस्पिटल पहुँचती हैं। तब तक सारी रिपोर्ट्स आ चुके थे और नैना को भी होश आ गया था। डॉक्टर नैना और पांडे मैडम को बताती हैं कि शरीर में खून की कमी है, बीपी लो हो गया था और नैना प्रेग्नेंट भी है। ये बात सुनते ही नैना खुशी से उछल पड़ती है। पांडे मैडम भी नैना को बधाई देती हैं। नैना शर्माते हुए दोनों को धन्यवाद कहती है। नैना चेतन को खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन हो जाती है। पांडे मैडम डॉक्टर की फीस देकर नैना की दवाइयाँ और सारे रिपोर्ट्स लेकर नैना को उसके घर छोड़कर आती हैं। नैना पांडे मैडम का दिल से शुक्रिया करती हैं। पांडे मैडम आराम करने का बोलकर अपने घर चली जाती हैं। नैना घर में चेतन के आने का बेसब्री से इंतजार करती रहती है, उसे खुशखबरी जो सुनानी है। उधर चेतन अपने फैक्ट्री का काम निपटा कर अपने दोस्तों के पास अपने अड्डे पर मिलता है। रोज की तरह खाना पीना सब करके चेतन 9 बजे घर के लिए निकलता है, पर आज उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी।
और वह गाड़ी चला भी नहीं पा रहा था। तभी उसका दोस्त विजय उसे घर छोड़ देने की बात करता है। चेतन उसे अपना पता बता देता है। घर पहुंचकर उसका दोस्त गाड़ी गेट के अंदर रखता है। गेट खुलने की आवाज़ सुनकर नैना घर के बाहर आती है, पर चेतन की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाती है। उधर विजय नैना की खूबसूरती को देखकर पागल हो जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की उसने कभी इतने नज़दीक से नहीं देखी थी। उसकी आंखें नैना को आंखों ही आंखों से निगल जाने की अवस्था में थीं। नैना उसकी नज़रें भांप लेती है। उसे ठीक नहीं लग रहा, मगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह कुछ बोल नहीं पाती। नैना चेतन को पकड़कर घर के अंदर ले जाती है। उसका दोस्त भी उसकी मदद करता है। इस बहाने वह उसे छूने की कोशिश भी कर रहा है। चेतन को सोफे पर लिटाकर नैना उसके दोस्त को धन्यवाद कहती है, पर चेतन के दोस्त की नीयत खराब होने लगती है। विजय, भाभी जी पानी पिला दीजिए। नैना को कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन वह मना भी नहीं कर पाती। वह किचन में जाती है और पानी का गिलास भरकर ट्रे में रखती है। उसके अंदर कुछ हलचल सी मची हुई है। वह बेचैन है, उसे कुछ अनहोनी घटने का आभास हो रहा है। वह ट्रे के नीचे ही सुरक्षा के लिए एक चाकू भी अपने पास रख लेती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो जैसे ही पानी का गिलास लेकर सामने कमरे में पहुंचती है तो देखती है विजय सामने का दरवाजा अंदर से बंद कर चुका है। चेतन बेसुध सोफे पर पड़ा है। वह चेतन की बेहोशी का पूरा फायदा उठाना चाहता था। नैना ये देखकर खतरा भांप जाती है। उसकी पकड़ चाकू पर और मजबूत हो जाती है। विजय मन बना चुका है। चेतन बेहोश है, नैना सामने है। वह कुछ करने की सोच चुका है। वह नैना की ओर बढ़ता है। नैना धड़कते दिल से ट्रे उसकी ओर बढ़ाती है। अचानक वह आगे बढ़कर नैना का मुंह पीछे से बंद कर देता है। उसके हाथ नैना के शरीर पर इधर उधर बढ़ने लगते हैं। नैना के हाथ से ट्रे नीचे गिर जाता है, पर चाकू उसके हाथ में है। वो एक पल के लिए सोचती है, चेतन को आवाज़ देती है, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं है। वह समझ जाती है कि अपनी आबरू खुद ही बचानी होगी। बस फिर वो हिम्मत करके चाकू से उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है। उसके हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। विजय गुस्से से पागल हो जाता है और नैना को अपने काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन नैना शेरनी की तरह 4-5 बार ताबड़तोड़ चाकू से उस पर हमला करती जाती है। इतनी चोट से उसकी भी हिम्मत टूट जाती है और आखिर वह अपनी जान बचाकर दरवाजा खोलकर बाहर की ओर तेजी से दौड़ता है। नैना भी गुस्से से पागल हो चुकी है और चाकू लेकर उसके पीछे जाती है। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है और वह मुड़कर घर के अंदर घुस जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। पर चेतन सबसे अनजान मस्त नशे में चूर होकर सोफे में पड़ा रहता है। उसे देखकर नैना फूट फूट कर रोते हुए सीधा बेडरूम में घुस जाती है। नैना आज कहाँ तो चेतन को खुशखबरी देने वाली थी और हो कुछ और गया। नैना रोते रोते आखिर सो जाती है। सुबह चेतन की नींद पहले खुलती है। अपने आप को सोफे में देखकर सोच में पड़ जाता है। फिर उसे याद आता है कि कल रात को उसको छोड़ने कोई दोस्त आया था। उसके आगे कुछ याद नहीं आ रहा है। सिर दर्द कर रहा था। वो उठकर नहा धोकर कपड़े बदलकर तैयार हो जाता है, पर नैना अभी तक सो रही थी। चेतन बेडरूम में जाकर उसे छूकर देखता है तो उसे तेज बुखार था। चेतन को बेड के साइड में टेबल में कुछ दवाइयाँ और डॉक्टर की रिपोर्ट दिखती है। चेतन तुरंत एक रूमाल गीला कर नैना के माथे पर लगा देता है और जल्दी से किचन में जाकर चाय बनाता है। चाय और बिस्किट लेकर वो नैना के पास आता है और उसे पुकारता है, नैना नैना उठो। नैना धीरे से आंख खोलती है। चेतन उसे तकिए के सहारे से बेड पर टिकाकर बैठा देता है। अब चाय का कप और बिस्किट उसकी तरफ बढ़ा देता है। नैना के मन में गुस्सा भरा पड़ा था। उसका दिल कर रहा था कि चाय के कप नीचे फेंक दे, पर उसके शरीर में ताकत नहीं थी। उसका बीपी लो था और जब तक कुछ मीठा खाना ले शरीर में ताकत नहीं आएगी। इसलिए वह शांत होकर चाय का कप लेती है और 2-3 बिस्किट उसमें डुबाकर खाती है और जल्दी बाकी चाय भी पी लेती है। चेतन जल्दी से उसको बुखार उतरने के लिए दवाई देता है। नैना दवाई खाकर फिर से सो जाती है। चेतन फैक्ट्री में फ़ोन कर देता है कि वह आज नहीं आएगा। फिर वह नैना का फ़ोन उठाता है और उससे पांडे मैडम को फ़ोन लगाता है। पांडे मैडम के फ़ोन उठाते ही चेतन उनको बताता है कि नैना की तबीयत ठीक नहीं है, आज वह नहीं आ पाएगी। पांडे मैडम कहती हैं, मुझे मालूम है। चेतन को कुछ अजीब लगता है।
वह सोचता है इनको कैसे मालूम। वह चुप हो जाता है। उसकी खामोशी से पांडे मैडम को शक होता है। पांडे मैडम चेतन से पूछती हैं, कल नैना ने तुम्हें कुछ बताया नहीं क्या? चेतन बहाना बनाते हुए कहता है, नहीं मैडम, दरअसल कल डबल शिफ्ट के बाद घर लेट आया था, तब तक नैना सो चुकी थी। सुबह उठा तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कुछ बात नहीं हुई। फिर पांडे मैडम कल की सारी बातें चेतन को बताती हैं। नैना के प्रेग्नेंट होने की बात भी बताती हैं। चेतन बहुत खुश हो जाता है। वह मैडम जी को धन्यवाद कहता है, इतना सब कुछ करने के लिए, नैना का ख्याल रखने के लिए। पांडे मैडम नैना को टाइम पर दवाइयाँ और खाना देने के लिए बोलकर फोन रख देती हैं। चेतन नैना के पास आकर उसको देखता है कि बुखार उतरा कि नहीं। बुखार कम हुआ मगर उतरा नहीं था। वह उसकी गीली पट्टी बदलकर फिर लगाता है और नैना के लिए कुछ नाश्ता बनाने के लिए सोचता है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खोलते ही सामने बिमला मौसी खड़ी रहती हैं। चेतन बिमला मौसी को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लेता है। बिमला मौसी चेतन को आशीर्वाद देकर नैना को पूछती हैं। बिमला मौसी की आवाज़ को सुनकर नैना की नींद खुल जाती है। बीपी लो होने के कारण उसके शरीर में ताकत नहीं होती कि वह सामने जाकर बिमला मौसी से मिल सके। वह वहीं से मौसी को पुकारती है। नैना की आवाज़ सुनकर मौसी सीधे कमरे में आ जाती हैं। पूछती हैं, नैना तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? आज मेरा मन तेरे से मिलने को बेचैन हो रहा था। नैना मौसी से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि उन्हें खुशखबरी दे या कल जो उसके साथ हुआ वह कहे। तब तक चेतन भी कमरे में आ जाता है। चेतन मौसी को बताता है, मौसी, नैना को बुखार है और बीपी भी लो है। बिमला मौसी नैना को प्यार करते हुए बोलती हैं, अरे मेरी प्यारी नैना, अभी तेरा बीपी मैं ठीक करती हूँ। मैं तेरे लिए अच्छा मीठा हलवा बनाकर लाती हूँ, जिसे खाकर तेरी सारी कमजोरी भाग जाएगी। नैना शर्माते हुए मौसी को बताती है, मौसी, आप छोटी दादी बनने वाली हो। ये सुनते ही मौसी खुशी से नैना के माथे को चूम लेती हैं और उसे बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। चेतन भी नैना के पास आकर बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में थाम लेता है। बिमला मौसी अभी आई कह के रसोई में जाती हैं। थोड़ी देर में नैना की नज़र उतारने के लिए लाल मिर्च लेकर आती हैं। नज़र उतारने के बाद वह मिर्ची को पीछे ले जाकर फेंक देती हैं। वापस आने के बाद बोलती हैं, तुम दोनों बैठो, मैं हलवा बनाकर लाती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। मुझे मेरी बहू का मुंह मीठा कराना है। मौसी किचन में जाकर हलवा बनाने लग जाती हैं। चेतन नैना को इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए थैंक्स कहता है। चेतन से गुस्सा होने पर भी नैना उसको जाहिर नहीं होने देती है। सही समय में बाकी बातें बताने का तय करती है। वह भी चेतन को पापा बनने की बधाई देती है। चेतन नैना को अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर में बिमला मौसी गरम हलवा लेकर कमरे में आ जाती हैं। बिमला मौसी एक चम्मच हलवा लेकर नैना को खिलाती हैं और थोड़ा चेतन के मुंह में भी डाल देती हैं। फिर तीनों मिलकर हलवा खाते हैं। खाने के बाद चेतन नैना को दवाई के बारे में पूछता है। नैना उसे दवाई के बैग की ओर इशारा करके बैग मांगती है। उसमें से एक टेबलेट निकाल कर खाती है। दोनों को कल की सारी बातें बताती है कि कैसे वह काम करते करते अचानक बेहोश हो गई थी। एम्बुलेंस में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। फिर पांडे मैडम उसे घर भी छोड़कर गई थीं और सारी दवाइयाँ भी लाकर दिया था। चेतन मन ही मन सोचता है कि कल अगर इतनी पी के नहीं आता तो नैना और मेरे लिए यादगार दिन होता। अचानक नैना की आंखों में आंसू बरस पड़ते हैं। उसे रोता देखकर दोनों सकपका जाते हैं। नैना रोते रोते बिमला मौसी को बताती है, मैं कल चेतन के आने पर उसे खुशखबरी सुनाने के लिए इंतजार कर रही थी, पर कल की रात जो मेरे साथ हुआ वह मैं भी कभी नहीं भूल पाऊंगी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।